हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी. आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी स्मार्ट IAS PCS. आज हम थर्ड लेक्चर एंड द लास्ट लेक्चर ऑफ ज्योग्राफी खत्म करने वाले हैं ऑफ अ लक्ष्य 120 सीरीज. ठीक है, देखो अगेन इस सीरीज में हमने इस चीज़ पे फोकस किया है कि हम सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उनको कवर कर सके इन द शॉर्टेस्ट टाइम फ्रेम. ठीक है, तो आज हम इंडियन ज्योग्राफी को फिनिश करेंगे. इंडियन ज्योग्राफी में अगेन होता क्या है, इसमें रट्टाफिकेशन काफ़ी लगता है. सर ने भी आपको बताया कि काफ़ी फैक्ट्स आते हैं इसके अंदर से, राइट. तो इसके लिए अगेन वी हैव टू बी वेरी प्रिसाइज. हमें हर चीज़ एक्स्ट्रा हर चीज़ रटने की जरूरत नहीं है, बट कुछ चीज़ें जिसका ROI मैक्सिमम होता है. जैसे हम देखेंगे आगे कि जो वेजिटेशन वाला चैप्टर है, ठीक है, उसके अलावा या हम बोले ड्रेनेज वाला चैप्टर है, तो इसमें से क्वेश्चन काफ़ी सारे आते हैं. तो मैं अगर आपको बोलूँ कि दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पर स्टार मार्क करो, उसको रटो, तो रटने की कोशिश करनी है. ठीक है, एट द सेम टाइम मैं ट्राई करूँगी कि मैं कुछ चीज़ें आपको थोड़ा ट्रिक से रटवा दूँ. ठीक है, अदर देन दैट एक चीज़ आपको याद रखनी है, अगर आपको इंडियन ज्योग्राफी में मास्टरी करनी है ना, थोड़ा आपको अपनी इमेजिनेटिव पावर यूटिलाइज करनी ही पड़ेगी. थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि इंडिया के कौन से एरिया कैसा दिखता है, वहाँ पे कितना टेम्परेचर है, क्या वेजिटेशन है, थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा. आई गिव यू एन एग्जाम्पल. ठीक है, अब मान के चलो ये वाला एरिया है, हमें पता है ये पूरा का पूरा हिमालयस में, तो हमें पता है इसका वेजिटेशन थोड़ा सा अलग होगा. यहाँ पे आप देखोगे तो कंपैरेटिवली ग्रीनरी देखने को मिलेगी अगर आप शिवालिक वाले एरिया में हो. ठीक है, यहीं पे अगर आप थार डेजर्ट में चले जाओगे तो क्या होगा, ग्रेट इंडियन डेजर्ट में, तो यू विल रियलाइज कि यार यहाँ पे तो कैक्टस है, ट्रीज नाम की कोई चीज़ ही नहीं है. तो अगर मैंने आपको थोड़ा भी आइडिया है कि कोई जगह कैसी दिखती है, वहाँ का टेम्परेचर कितना है, वहाँ पे कितना प्रेसिपिटेशन है, आपको पता है यहाँ बिल्कुल बारिश नहीं होती है, खूब बारिश होती है, तो अगर मैं आपसे पूछूँ क्या कि वेजिटेशन कैसी होगी, यहाँ की सॉइल कैसी होगी, तो आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट. तो प्लीज़ थोड़ी इमेजिनेटिव पावर को यूटिलाइज करना है. मैं आपको जो जो चीज़ समझाऊँ उसको भी अपने दिमाग में रखना. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. नाउ अगर आपको इंडियन ज्योग्राफी बिल्कुल स्क्रैच से करनी है तो हमने इंडियन ज्योग्राफी अच्छे से कवर कर रखी है इन NCR बैच, प्लस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों का कॉम्बो ले सकते हो. ठीक है, अभी डिस्काउंट चल रहा है. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन इज लोकेशन एंड स्पेशल रिलेशन. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट इसको कवर कर लेता हूँ. बेसिकली देखो, ये इंडिया है. अब इंडिया, हम किसी भी चीज़ को मैप पे अगर ड्रॉ करते हैं, हमें उसको किसी भी चीज़ को मैप पे लोकेट करना होता है, तो हमको उसके कोऑर्डिनेट्स देखने होते हैं, हमको उसका लॉन्गिट्यूडल एंड लैटिट्यूडल एक्सटेंड देखना होता है. तो इफ दिस इज द अर्थ, ठीक है, दीज आर लॉन्गिट्यूड्स, है ना, जो नॉर्थ पोल साउथ पोल तक जा रही है, दीज आर लॉन्गिट्यूड्स. एंड जो इस तरह से जा रही है इसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स. ठीक है, लेटी हुई लाइन्स कौन सी है, लैटिट्यूड्स है. लंबी लंबी लाइन्स कौन सी है, लॉन्गिट्यूड्स है. ठीक है, लॉन्ग लाइन्स लॉन्गिट्यूड, लेटी हुई लाइन्स लैटिट्यूड. ठीक है, तो ये जो होता है ना हमारा दिस, यहाँ से लेकर के ये इस तरह से हमारे क्या है, लॉन्गिट्यूड्स है. तो ये वाला जो एक्सटेंड, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड. सिमिलरली ये क्या है, हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है. ये लैटिट्यूड्स आ रही है. ठीक है, तो ये हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है. तो ये आपको पता होना चाहिए. अब इंडिया का लैटिट्यूडल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड क्या है, वैसे तो इट इज़ फ्रॉम 37 डिग्री नॉर्थ से 6 मिनट्स नॉर्थ से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ तक. ठीक है, हम नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करते हैं. दिस इज दी अर्थ, दिस इज इक्वेटर, तो हम नदर्न हेमिस्फीयर में. ठीक है, नाउ आप बोलोगे कि मैम फिर ये क्या दे रखा है. अब आपको पता है दिस इज पार्ट ऑफ POK, बट POK स्टिल इंडिया पार्ट, इसलिए हम इसको कंसिडर करते हैं. अगर हम POK को हटा दें तो दिस इज दी नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट. ठीक है, अगर हम अपने वेस्ट से लेकर के ईस्ट एक्सटेंड को देखें तो इट इज़ फ्रॉम 97 20 डिग्री एंड 25 मिनट्स ईस्ट से लेकर के 68 डिग्री एंड 7 मिनट्स ईस्ट तक. ठीक है, तो कश्मीर से कन्याकुमारी एंड अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात. ठीक, और हम कौन कौन सी कंट्रीज के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा करते हैं. ठीक है, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान. अब एक चीज़ याद रखना, आपको दिख गया पाकिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, उसके बाद चाइना तो आपको दिखेगा पूरा, बांग्लादेश है, राइट. आप बोलोगे कि अफगानिस्तान का है, तो अफगानिस्तान के साथ हमारा बहुत छोटा सा बाउंड्री है, राइट. दैट टू हमारा POK का पार्ट है, बट POK को हम क्या कंसिडर करते हैं, इट इज पार्ट ऑफ इंडिया ओनली. तो नेवर एवर गेट कंफ्यूज इफ बांग्लादेश, इफ अफगानिस्तान इज इंडियाज बॉर्डर और नॉट, इट इज इंडियाज बॉर्डर. ठीक है, मैरीटाइम बॉर्डर में देखें तो हमारा बेसिकली जो श्रीलंका है इट इज ऑल्सो आवर बॉर्डर. ठीक है, तो ये हमने पूरा कवर कर लिया. अब एक चीज़ होती है स्टैंडर्ड मेरिडियन. तो स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है, देखो ये जो हमारा ईस्ट मोस्ट पॉइंट है और जो हमारा वेस्ट मोस्ट पॉइंट है ना, इसके बीच में 2 घंटे का डिफरेंस है, 2 आवर्स का डिफरेंस है. सब NCERT में मेंशन है, इसलिए बता रही हूँ आपको. ठीक है, नाउ इसके बीच में 2 आवर्स का मेंशन है, इसका मतलब समझो क्या हुआ. मान के चलो आप यहाँ पे हो, आप ईस्ट मोस्ट पॉइंट पे हो, ठीक है, और आपका जो फ्रेंड है वो वेस्ट मोस्ट पॉइंट पे है. ठीक है, अब मान के चलो 5 AM हो गए एंड आपको सनराइज दिख गया, आपके यहाँ सन आई गए. ठीक है, अब 5 AM पे इफ यू विल कॉल योर फ्रेंड एंड बोलोगे, आप उसको फोन करके बोलोगे कि यार फोन उठा, सनराइज हो गया, उठ जा,
तो ही विल से पागल है क्या, यहाँ तो अंधेरा हो रहा है, ठीक है। देन यू विल वेट अ लिटिल बिट मोर, यू विल वेट अ लिटिल बिट मोर। आप उसको 6 बजे कॉल करोगे, 6:00 AM पे अगर आप उसको कॉल करोगे और फिर बोलोगे यार देखो अब तो यहाँ पे तो अच्छा खासा सनलाइट निकल गया, तुम्हारे यहाँ सनराइज हो गया होगा, उठ जा, तो बोलेगा पागल है क्या, अभी भी अंधेरा है, यहाँ तो बिल्कुल सनराइज नहीं हुआ। 6:30 में भी आपके यहाँ तो सनराइज हो रखा होगा, सन आ चुका होगा, यहाँ पे अभी भी सनराइज नहीं होगा, यहाँ पे सनराइज होगा एट 7 AM। 7 AM पे आपका दोस्त फोन करके बोलेगा भाई सनराइज तो अब हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ, वाई इज दैट सो? देखो अर्थ आपको पता है गोल है ना, ये वाला पार्ट अभी मान लो सन के सामने है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट नहीं है, बट कुछ घंटे बाद ये वाला पार्ट भी सन के सामने आ जाएगा, अर्थ तो रोटेट हो रही है, राइट। तो क्या हुआ, इस पार्ट में सबसे पहले सनलाइट आती है, इस वाले पार्ट में कंपैरेटिवली लेट आएगी, राइट। अब मान के चलो हम सबने अपना अलग अलग टाइम रख लिया, इन्होंने अपना अलग टाइम रखा, इन्होंने अपना अलग टाइम रखा, तो इंडिया में कितनी दिक्कत हो जाएगी। अगर आप यहाँ से यहाँ तक ट्रेन पर ट्रैवल कर रहे हो, आप 5 बजे निकले है ना, और आप यहाँ पे पहुंचोगे, आप देखोगे भाई यहाँ तो 9 बजे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे अभी, या सॉरी आप यहाँ पे 5 बजे निकले, 2 घंटे मान के चलो आपको यहाँ पे लगे पहुंचने में, और यहाँ पे अभी भी 5 ही हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सनराइज को 5 AM का टाइम दे दिया है। तो आप बोल के मैं तो 2 घंटे ट्रैवल कर गया, यहाँ पे भी 5 AM है। इसीलिए इंडिया ने स्टैंडर्ड मेरिडियन निकाली है। हम सब लोग यहाँ पे रहे या यहाँ पे रहे या यहाँ पे रहे या यहाँ पे रहे, हम एक ही स्टैंडर्ड मेरिडियन, एक ही टाइम को फॉलो करता है। ये स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ से निकलती है, याद रखना, मिर्जापुर यूपी, ठीक है। नाउ कौन कौन सी स्टेट से निकलती है, इसका छोटी सी ट्रिक है, दैट इज मोकुआ, MOCUA, मतलब कि MP, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यूपी एंड आंध्र प्रदेश। ये ट्रिक है, इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब सॉरी स्टैंडर्ड मेरिडियन पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, तो पता होना चाहिए मोकुआ, इस तरह से याद कर लो, ठीक है। आगे चलते हैं। नाउ लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हमने देख लिया, एक बार डिस्टेंस देख लेते हैं हम, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ डिस्टेंस हमारा कितना है, 3214 किलोमीटर्स है। ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस हमारा कितना है, 2933 किलोमीटर्स है, ठीक है। नाउ अपडेटेड टू, ओके सो दिस इज नॉट अपडेटेड, दिस इज द अपडेटेड डेटा, इसको कट कर लेना, ठीक है, ये इसका पार्ट नहीं है। कोस्ट लाइन कितनी है हमारी, तो देखो हमारी जो कोस्ट लाइन थी ना, वो पहले 7000 समथिंग किलोमीटर्स थी, ठीक है। नाउ अब वो हो गई है 11,098 किलोमीटर्स। समझ गए क्यों हुआ है, इसका रीजन समझो। हमने आइलैंड्स को भी इंक्लूड किया है अपने जो हमारी जो मैरीटाइम लोकेशन है, मैरीटाइम है, प्लस एट द सेम टाइम हमने अपने टेक्नोलॉजी को भी डिफर किया है। तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी एडवांस हो गई है अब, इसीलिए जो डिस्टेंस है वो बढ़ गया है। तो याद रखना, दिस इज दी अपडेटेड डेटा। पुरानी एनसीईआरटी में पुराना 7000 लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इंडिया के नेबर्स कौन कौन से बता चुके हैं आपको, है ना, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार, ठीक है। आगे देखो, ये हमारा प्यारा भारत, राइट। आगे चलते हैं। अब देखो लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट का इंपैक्ट क्या होता है, इसको समझते हैं। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, नॉर्थ एरिया एक्सपीरियंस टेम्परेट क्लाइमेट्स वेयर एज द सदर्न एरिया फॉल्स इन ट्रॉपिकल जोन। अब देखो दिस इज इंडिया, ये इंडिया है हमारा, ठीक है, दिस इज इंडिया, और यहां से पास हो रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये दिख रही है आपको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राइट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, राइट। अब ये वाला जो एरिया है ना, ये थोड़ा सा पोल्स के मतलब नॉट पोल्स एग्जैक्टली, बट सब ट्रॉपिकल एरिया के थोड़ा पास है, तो ये सब ट्रॉपिकल एरिया में आता है, टेम्परेट एरिया में मान सकते हैं हम, सॉरी, इसको वी विल कॉल इट टेम्परेट एरिया, एंड दिस इज वेरी मच नियर टू द इक्वेटर, इक्वेटर के बहुत पास में, तो इसको ये ट्रॉपिकल एरिया में आता है, राइट। अब आपको पता है, मैंने आपको कल ही पढ़ाया था ये चीज़, कि जो अर्थ है इसमें इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है, जो नॉर्थ एंड साउथ में डिविएट करता है, राइट। हमने ये चीज़ पढ़ी थी अच्छे से, राइट। तो आपको पता है कि जब सर्दियाँ होंगी तो जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है वो काफ़ी नीचे चला जाएगा, राइट। दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि यहाँ पे बहुत ठंड आती है, विंटर्स में ना सनलाइट उतनी नहीं आती यहाँ पे। तो जो हमारा नॉर्दर्न पार्ट है ना, वो टेम्परेट एरिया को रिफ्लेक्ट करता है, बट जो सदर्न पार्ट है, पेनिनसुलर पार्ट है, वो ट्रॉपिकल एरिया को डिफर करता है, ठीक है। आगे चलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखते हैं। द टाइम जोन डिफर नियरली 2 hours बिटवीन ईस्टर्न मोस्ट अरुणाचल प्रदेश एंड वेस्टर्न मोस्ट गुजरात, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आगे चलते हैं, देन कम्स द जियोलॉजिकल डिवीजन। अब देखो जियोलॉजिकल डिवीजन में हम देखते हैं, सबसे पहले तो हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, द पेनिनसुलर ब्लॉक, द हिमालयास एंड इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। देखो ये हिमालयास हमारे, तो ये पूरे के पूरे हमारे क्या है, हिमालयास, दीज आर हिमालयास, ठीक है। ये हमारा क्या है, पेनिनसुलर प्लेटो, क्या है ये हमारा पूरा पेनिनसुलर प्लेटो, एंड ये जो प्लेन्स आपको दिख रहे हैं, ये जो पूरा प्लेन्स है, ये क्या है हमारा, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, राइट। इसमें मेजरली हमने डिवाइड किया, इसका और भी सब डिविजन है, बट अभी के लिए इतना समझ लो, ठीक है। अब इंडिया बना कैसे था, इसको याद रखना, हमने इसको अगर एनसीईआरटी में बहुत से डिस्कस किया हुआ है। तो बेसिकली ये यूरेशियन प्लेट थी, ठीक है, ये यूरेशियन प्लेट थी, और इसमें इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जाकर के टकरा गई,
राइट। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट टकराया, फिर ये वाला पार्ट इस तरह से टकरा गया, और आज जो हमारा इंडिया है वो इंडिया बन गया। इसकी वजह से हुआ क्या था, बीच में ना देयर वाज सेडिमेंट्स, जैसे दिस इज यूरेशियन प्लेट, दिस इज इंडिया, यहाँ पे बीच में तेथिस सी था, तो सी के सेडिमेंट्स है यहाँ पे, राइट। अब जैसे ही इंडिया इसमें टकराया, सेडिमेंट्स ऊपर उठ गए एंड दे क्रिएटेड हिमालयास, समझ गए। तो जो इंडिया का पार्ट टकराया था ना, वो आज हमारा पेनिनसुलर ब्लॉक है, इट इज प्लेटो बेसिकली, ठीक है। ये हमारे हिमालयस क्रिएट हो गए। अब हुआ क्या, यहाँ पे जो एरिया था ना, यहाँ से आने वाली मेजर रिवर्स जैसे यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इन रिवर्स से ये पूरा का पूरा एरिया भर गया एंड इट क्रिएटेड प्लेन्स, ठीक है। तो इसको रीड कर लेते हैं एक बार। पेनिनसुलर ब्लॉक कौन सा है, फॉर्म्ड ऑफ एंशिएंट नीज एंड ग्रेनाइट। की फीचर क्या है इसका, नर्मदा रिफ्ट, सतपुरा ब्लॉक माउंटेन एंड शालो रिवर वैलीज। तो बेसिकली नर्मदा एंड तापी रिवर इसमें फ्लो होती है इन दी रिफ्ट, जो हम ड्रेनेज वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे और भी काफी रेलिक्ट माउंटेन्स है, मतलब जो बेसिकली पहले तो बहुत बड़े बड़े माउंटेन हुआ करते थे, अब छोटे हिल्स बन गए हैं वो, ठीक है। अरावली एंड नलमला हिल, अरावली हिल्स याद रखना, दे आर दी ओल्डेस्ट माउंटेन, जो अब हिल्स के फॉर्म में आ गए, राइट। फिर आते हैं हिमालयन रीजन, तो हमने देख ही लिया, राइट। यंग है, टेक्टोनिकली काफी एक्टिव है ये जगह, एंड फ्लेक्सिबल माउंटेन रेंजेस है यहाँ पे, मतलब ये बेसिकली यंग फोल्ड माउंटेन्स है, तो उनकी हाइट अभी भी बढ़ रही है, इस चीज को भी याद रखना, ठीक है। कैसे बने, फॉर्म्ड बाय प्लेट कोलिशन कॉजिंग अपलिफ्टमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ फीचर्स लाइक गॉर्जेस, वी शेप वैलीज एंड वाटरफॉल, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब बेसिकली रिवर आती है ना, रिवर अपने यूथफुल स्टेज में होती है, जो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे, तो याद रखना कि रिवर विल क्रिएट गॉर्जेस, वी शेप वैलीज एंड वाटरफॉल, याद रखना इस चीज को, ठीक है। नाउ इसका रीजनल वेरिएशन है जो हम आगे अगेन पढ़ने वाले हैं इन डिटेल, अभी बस एक ओवरव्यू है, अभी हम इसको पढ़ने वाले हैं। एंड इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स के बारे में हमने देख ही लिया, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा एक बात याद रखना, इसमें जो प्लेन्स है ना, हमने उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है, भाबर, तराई एंड खादर एंड बांगर। अब इसको बहुत ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इस पर स्टार मार्क कर लो। बेसिकली मान लो ये पहाड़ है, ठीक है। पहाड़ के नीचे आप देखोगे, जितना पहाड़ के पास हो ना, कंपैरेटिवली वहां पे उतने ज्यादा पत्थर दिखेंगे, मोटे मोटे, जिसको बोलते हैं बोल्डर्स, मतलब बहुत बड़े पत्थर दिख रहे हैं आपको, फाइन सिल्ट नहीं दिखेगा, बड़े बड़े पत्थर दिखेंगे। क्यों, जब रिवर ऊपर से नीचे आई तो यहाँ के काफी सारे पार्ट्स को तोड़ तोड़ के उसने नीचे डिपॉजिट कर दिया, राइट। अब क्या होगा, मान लो इसमें कोई पानी की स्ट्रीम बही, तो पानी की स्ट्रीम इसके ऊपर से नहीं बह पाएगी, क्यों, बड़े बड़े पत्थर है, पत्थर के बीच में स्पेसेस है, इस स्पेस से पानी होता हुआ नीचे चला जाएगा, राइट। बट कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये जैसे मान लो ये रीजन है हमारा भाबर, इसके आगे रीजन आएगा तराई रीजन। तराई रीजन क्या है, कंपैरेटिवली इसके कंपैरिजन में अगर आप देखो तो इसमें काफी कम सिल्ट, मतलब इसके जो सिल्ट्स हैं वो काफी छोटे छोटे हैं, राइट। तो जो पानी यहाँ पे डिसअपियर हुआ ना, वो यहाँ पे री इमर्ज हो जाएगा। तो याद रखना, जोन ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ स्ट्रीम इज भाबर, जोन ऑफ रीअपियरेंस ऑफ स्ट्रीम इज तराई। ये कंपैरेटिवली स्वैम्पी होता है, मतलब दलदली होता है, क्योंकि इसमें पानी बहुत होता है। इसको याद कैसे करें, आपको पता है नॉर्थ इंडिया में जब घर बनता है तो हम उसको उसमें पानी डालते हैं, राइट। जब ईट और सीमेंट नया फ्रेश होता है तो हम उसमें पानी डालते हैं, तो बोलते हैं ना तराई कर दो उसकी। व्हाट इज तराई, बेसिकली इट्स वाटर, ठीक है, कि आप उसमें पानी डाल दो, बोलते तराई कर दो। तो इस तरह से याद रखना कि ऐसा एरिया है जहां पे पानी खूब है, ठीक है। देन खादर एंड भांगर क्या होता है, ये न्यू एंड ओल्ड एल्यूवियल है। तो मान के चलो ये रिवर है, मान के चलो ये जगह है और रिवर ऐसे बह रही है, ठीक है। एक दिन क्या होगा, रिवर इस तरफ इस डायरेक्शन में इरोजन करेगी, तो रिवर विल स्टार्ट टू फ्लो इन दिस डायरेक्शन। जो रिवर पहले यहां बह रही थी वो अब यहां बहने लग जाएगी, राइट। उसके बाद क्या होगा, अगेन इस डायरेक्शन में इरोजन होगा, तो रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो होने लग जाएगी, यहां, समझ गए, और नीचे नीचे हो गया, राइट। तो इफ यू आर स्टैंडिंग ओवर हेयर, यू आर स्टैंडिंग ऑन दी ओल्ड एल्यूवियल, जो आज से शायद 300-400 साल पुरानी जगह होगी, राइट। इफ यू आर स्टैंडिंग ओवर हेयर, यू आर स्टैंडिंग ऑन द न्यू एल्यूवियल। जितना आप रिवर के पास हो आप उतना न्यू एल्यूवियल पर हो, तो दैट इज खादर एंड भांगर, ठीक है। खादर इज न्यू, भांगर इज ओल्ड, ठीक है। भाबर एंड तराई भी आप समझ गए। अब आगे चलते हैं, अब हम फिजियोग्राफिक डिवीजन देखते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको देखने से पहले ना हम मैप देख लेते हैं, ठीक है। दिस मैप इज रियली इंपॉर्टेंट। ये मैप मैंने जो अगेन एनसीआर वाला हमारा इनिशिएटिव है, उसमें हमने क्या किया है कि जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन है इन एनसीईआरटी, जो भी माउंटेन रेंजेस मेंशन है, जो भी पासेस मेंशन है, वो सब मैंने इसमें ऐड कर दी हैं, ठीक है। तो अगेन आपको बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको ईजिली आप कवर कर लोगे, ठीक है। तो एक बार ये मैप देख लेते हैं, सो दैट हमें समझ में आ जाए कि अगेन कौन कौन सी जगह पे क्या क्या चीज़ है, ठीक है। अब देखो जो हिमालयाज है ना, हिमालयाज की डायरेक्शन ऐसी है, ठीक है। आप देखोगे तो यहाँ पे 2 बैंड्स दिख रहे हैं आपको, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इस पॉइंट पे आएगा, राइट। इसको बोलते हैं सेंटेक्शियल बैंड। हुआ क्या था, देखो दिस वाज यूरेशियन प्लेट एंड इसमें इंडियन प्लेट, जिसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोलते हैं, पहले ये वाला पॉइंट टकराया, फिर ये वाला पॉइंट इस तरफ चला गया
एंड इस तरह से हमारा पूरा इंडिया बन गया, राइट। तो बेसिकली पहले ये वाला पॉइंट टकराया, उसके बाद ये वाला पॉइंट इस डायरेक्शन में गया, तो इसकी वजह से हमारे जो हिमालयस है उसमें हमें इस तरह से दो सेंटेक्शल बैंड्स दिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे नंगा पर्वत एंड यहाँ पे नमचा बर्मा, यहाँ पे दो आपको सेंटेक्शल बैंड्स देखने को मिलेंगे, राइट। अब हिमालयस का क्या हुआ ना, ऐसा नहीं था कि सारे हिमालयन रेंजेस एक ही दिन में बन गई थी, राइट। दिस इज द इरोएशन प्लेट। इंडिया धीरे धीरे इस डायरेक्शन में जा रहा था और आज भी जा रहा है, राइट। तो सबसे पहले सबसे नॉर्थ में जो रेंजेस आई दे आर दी हाईएस्ट, ठीक है। इसको हम ग्रेट हिमालयस बोलते हैं, ट्रांस हिमालयस बोलते हैं। उसके बाद हमारे मिडिल हिमालयस आते हैं एंड देन लेसर हिमालयस, या फिर जिसको हम शिवालिक बोलते हैं। तो ये लाइन्स में है, तो यहाँ पे बेसिकली इस तरह से हिमालयस की इस तरह से रेंजेस है। तो जितना आप नॉर्थ में जाओगे उतना उसकी हाइट ज़्यादा है, ठीक है। जितना साउथ में रहोगे, टुवर्ड्स ही साउथ देखोगे, तो उसकी हाइट उतनी कम है, राइट। एंड आज के टाइम पे भी यू विल सी कि जो पेनिनसुलर प्लेटो है ना, ये इसी डायरेक्शन में पुश हो रहा है, तभी तो हमारे हिमालयस की हाइट बढ़ रही है ना। हर साल कुछ सेंटीमीटर से अभी भी माउंट एवरेस्ट ऊंचा होता जा रहा है। वाई इज सो? क्योंकि दे आर यंग फोल्ड माउंटेन्स, इनकी अभी भी हाइट बढ़ रही है। एंड ऐसा कहा जाता है, इट्स नॉट अ मतलब थ्योरी और समथिंग, मतलब इट्स नॉट प्रूवन बट इट्स अ थ्योरी, कि जो दिल्ली है ना, दिल्ली एनसीआर वाला जो जगह है ना, बेसिकली वो एक दिन थोड़ा सा नॉर्थ में शिफ्ट होकर के वो भी पहाड़ों के ऊपर आ जाएगा। इट विल बी अ हिल स्टेशन। इट डजंट मीन कि इस साल या 2 साल में होने वाला है, इट विल बी आफ्टर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स एंड मे बी मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो ऐसा कहते हैं। अगेन स्टार्ट करते हैं। तो याद रखना, हमें इन रेंजेस को याद रखना जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, दे आर रियली रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सबसे नॉर्थ में आएगी काराकोरम रेंज, देन आएगी लद्दाख रेंज एंड देन आएगी जास्कर रेंज, ठीक है। तो किस तरह से याद रखोगे? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। नेपाल वाले साइड में थोड़ा आपको कैलाश वाला देखने को मिलेगा, बट इट्स अगेन नॉट रियली इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। इस साइड में आपको देखने को मिलेगा पीर पांजल। कौन सा? पीर पांजल। तो इसको वापस याद करेंगे, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एंड पीर पांजल, ठीक है। इसके थोड़ा और साउथ में आओगे, दैट मीन्स थोड़ा शिवालिक वाले साइड में आओगे, तो आपको देखने को मिलेगा धौलाधर, नागटिबा, मसूरी, ठीक है। धौलाधर, नागटिबा, मसूरी। सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल जो हिल स्टेशन है वो हमारे शिवालिक में ही है। तो ये हमारा हो गया नॉर्थ वाले पार्ट का। अब हमारे पास हिमालयस नॉर्थ ईस्ट में भी है, इसको भी हमें याद रखना है, राइट। ये सारे एनसीईआरटी में दिए हुए, तो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब आपको याद होना चाहिए। यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछ चुका है आपसे कि रिवर्स को ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ में आप अरेंज करिए, है ना। 2024 में क्वेश्चन आया था कि ना गंगा की जो ट्रिब्यूटरी है उसको आप अरेंज करिए। तो क्यों वो हिल्स के बारे में नहीं पूछ सकता है? डेफिनेटली पूछ सकता है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है? आपको ना इसको एक साथ ही बोलना है। डोंट से मिशमी अबोर मीरी दाफला, इसको एक ही सेंटेंस में बोलो, एक ही वर्ड की तरह बोलो, मिशमी अबोर मीरी दाफला, मिशमी अबोर मीरी दाफला, ठीक है। इसी तरह से साथ में बोलो, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, इस तरह से याद हो जाएगा। तो ये वाला जो हमारा अरुणाचल वाला प्रदेश वाला पार्ट है, इसमें कैसे याद रखेंगे? मिशमी अबोर मीरी दाफला, मिशमी अबोर मीरी दाफला, ठीक है। फिर मेघालय में 3 इंपॉर्टेंट है, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, याद हो गया। मिडिल में कौन सा आएगा? मिकीर, मिडिल में मिकीर, राइट। अब बसता है ये वाला, बस ये याद रखना है, इट्स अगेन वेरी इजी। देखो नागा और मणिपुर तो वैसे ही याद हो जाएगा, नागालैंड में नागा, मणिपुर में मणिपुर हिल्स, इसमें तो कुछ याद नहीं रखना, राइट। इसके सबसे नॉर्थ में याद रखना पटकाई बम एंड एंड में याद रखना लुशाई। तो ऐसे याद रखना कि बॉम्ब सबसे ऊपर है, फिर लाश है, मतलब ऐसे कुछ भी करके याद कर लो, ठीक है। तो सबसे ऊपर बॉम्ब तो पटकाई बम, ठीक है। सबसे नीचे लाश तो लुशाई, राइट। तो एक बार वापस से देखते हैं क्रोनोलॉजी कैसे याद रखेंगे। मिशमी अबोर मीरी दाफला, इसको साथ साथ में बोलो, याद हो जाएगा। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैंने उनको 5 बार 6 बार याद करवाया, उनको लिखवाया हाथों से, उन सबको याद हो चुका है। तो अगर आप भी मेहनत करोगे तो याद हो जाएगा। सी वही बात है, या तो सोच लो कि यार इट्स वेरी क्रिंज, इस तरह से कैसे याद करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, और फिर एग्जाम में मार्क करके मत आओ, या फिर जितना भी क्रिंज हो जैसा भी उसको याद कर लो और आपका क्वेश्चन सही कर लो। यू हैव 2 ऑप्शंस, ठीक है। तो वापस इसको करते हैं, मिशमी अबोर मीरी दाफला, मिशमी अबोर मीरी दाफला, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया। मिडिल में क्या है हमारा? मिकीर, ठीक है। देन नॉर्थ से साउथ में जाएंगे तो हमारे किस तरह से? पटकाई बम, नागा और मणिपुर तो आपको पता ही है, नागालैंड और मणिपुर, इसमें याद नहीं करना। ऊपर पटकाई बम है और सबसे नीचे क्या? लुशाई हिल्स, इजी। अब देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में मेंशन है, देयर इज अ प्लेटो, ठीक है। उस प्लेटो का नाम है कार्बियन अलोंग प्लेटो, ठीक है, कार्बियन अलोंग प्लेटो, ठीक है। यहाँ पे हमारा अगेन मेघालय वाला प्लेटो आ जाता है, ठीक। थोड़ा और आगे चलते हैं। तो एक बार इंडिया को, अभी हमने हिमालयस देख लिए, तो हमें याद रखना है कि इंडिया में होता क्या है। तो बेसिकली दिस इज हिमालयस, यहाँ पे क्या है? हमारे हिमालयस है, बीच में ऑब्वियसली नेपाल एंड भूटान आता है, ये सिक्किम वाला पार्ट है। तो यहाँ पे हमारे हिमालयस है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज ग्रेट इंडियन प्लेन्स। कौन से रिवर से बनाए हैं? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या है हमारा? द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट, ठीक है। यहाँ पे हमारा रण ऑफ कच्छ है, ठीक। अब यहाँ पे भी हमारे माउंटेन्स हैं,
इन माउंटेन्स को हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्न घाट, ठीक है। यहाँ पे हमारे माउंटेन्स इनको हम क्या बोलते हैं, ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट में डिफरेंस क्या है, वेस्टर्न घाट्स आर वेरी मच कंटिन्यू मतलब इन कंटिन्यूड सीरीज। ईस्टर्न घाट क्या है, बीच बीच में से टूटा हुआ है, क्यों, यहाँ से रिवर निकलती है, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, उसकी वजह से टूटा हुआ है बीच में से, तो दे आर डिसकंटिन्यूड माउंटेन, ऐसे है फिर ऐसे है फिर ऐसे है। समझ गए ये चीज़, आगे चले, ठीक है। अब एनसीईआरटी में कुछ इंपॉर्टेंट प्लेटोज दे रखे हैं। व्हाट आर प्लेटोज, प्लेटोज आर बेसिकली दिस एरिया जो इस तरह से ऊपर होता है ना। ये मान के चलो प्लेन है एंड योर फ्रेंड इज स्टैंडिंग ओवर हियर, तो ये एक हाइट पर है। अगर एक यहाँ पे खड़ा है तो उसको लगेगा मैं भी प्लेन पर खड़ा हूँ, बट जमीन के कंपैरिजन में थोड़ी हाइट पर है, ठीक है। तो अगर हम मोटा माटी देखें तो यहाँ पे हमारे हिमालयाज है, यहाँ पे हमने डेजर्ट देखा, यहाँ पे हमने कच्छ देखा, यहाँ पे हमारे माउंटेन्स है, ठीक है। ये पूरा का पूरा हमारा कोस्टल पार्ट है, ये हमारे आइलैंड्स है, अंडमान निकोबार आइलैंड है, लक्षद्वीप आइलैंड्स है, राइट। और ये हमारा पूरा का पूरा प्लेटो है, समझ गए। अब हम वापस जाकर के इसको रीड करते हैं, अब हमें थोड़ा बेटर तरह से समझ में आएगा, ठीक है। ये PMFIS के बेसिकली मैप्स है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में सब कुछ दे रखा है, बट एक एक चीज़ आपको रटनी नहीं है। देखो, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर हमने याद कर लिया है ना, कैलाश तो हमको याद नहीं करना है ना, पीर पांजल, धौलधर, नागतिबा और मसूरी ये भी हमने याद कर लिया, राइट। बाकी ये सब याद नहीं करने, ये इंडिया का पार्ट है तो इतना याद मत रखना, ठीक। नाउ यहाँ से हमने क्या किया, मिश्मी अबोर मीरी दाफला, मिश्मी अबोर मीरी दाफला याद कर लिया। फिर देखो ये हमने पूरा का पूरा एज इट इज याद कर लिया, राइट। अब इसमें अराकन योमा बेसिकली थोड़ा म्यांमार वाले साइड में चलाता है, तो नॉट इट इज नॉट समथिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर। गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया याद किया था, और मिडिल में क्या है, मिकीर है, हो गया इजीली याद, राइट। अब हमने हिमालयस को ना और भी पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो नॉर्थ में हम इसको जो बिल्कुल सबसे टॉप वाला पार्ट है उसको हम पंजाब हिमालयस भी बोल सकते हैं। फिर आता है हमारा कुमाऊं वाला पार्ट जिसमें हमारा हिमाचल एंड उत्तराखंड वाला पार्ट थोड़ा सा ओवरलैप करता है। सेंट्रल हिमालय में थोड़ा बहुत उत्तराखंड वाला पार्ट मांग सकते हैं, बट मेजरली इट इज बिल्कुल ऑन द बॉर्डर ऑफ सिक्किम एंड इट इज मेजरली नेपाल ओनली, ठीक है। ईस्टर्न हिमालयस हमारा आपको पता ही है, हमने देखा पूर्वांचल, तो ये वाला हो गया पूर्वांचल, है ना, जो हमने देखा था ना पटकाई बम से लेकर के लोशाई तक। फिर ये हमारे सारे माउंटेन कौन से हो गए, ईस्टर्न हिमालयस। वैसे पूरे को हम ईस्टर्न हिमालयस में काउंट कर लेते हैं, बट कभी कभी हम इसको आसाम हिमालयस बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि आसाम में है, इजी। तो इस तरह से हमारा रीजनल डिवीजन भी है एंड सो ऑन। तो हम एक बार इसको देख लेते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, इंडिया में वी हैव नॉर्दर्न एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न माउंटेन्स, ठीक है। फिर हमारे पास नॉर्दर्न प्लेन्स है जो हमने देखे, फिर पेनिनसुलर प्लेटो है जो हमने देखा, इसको हम डेक्कन प्लेटो है, सेंट्रल हाईलैंड भी बोलते हैं। इंडियन डेजर्ट है, राजस्थान में है, जहाँ पे एरिड क्लाइमेट है, जो हम आगे देखने वाले चैप्टर्स में। कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स है, ठीक है। अब हिमालयस को देखते हैं, तो हिमालयस का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। तो टेथिस सी वॉज देयर, हिमालय ओरिजिनेट फ्रॉम सेडिमेंट्स डिपॉजिट्स इन द टेथिस सी, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर कॉन्टिनेंटल कोलिजन हुआ अराउंड 150 मिलियन ईयर्स अगो, इंडियन प्लेट मूव नॉर्थवर्ड एंड कोलाइड विद द यूरेशियन प्लेट, आई एक्सप्लेन इट टू यू। फिर क्या हुआ, जो बीच के सेडिमेंट्स है ना उनका अपलिफ्टमेंट हो गया, है ना, एंड दिस टेक्टोनिक एक्टिविटी आज भी एग्जिस्ट करती है, स्टिल कंटिन्यूड, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो बेसिकली क्या है, ये हमारा यूरेशियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट है, इसमें टकराई, तो ये क्या है, सी है, इसके सी में सेडिमेंट्स है, ये सेडिमेंट्स ऊपर उठ करके क्या बन गए, माउंटेन्स बन गए। तो देख रहे हो ये माउंटेन्स बन गए बेसिकली। तो ये कौन सी प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट है, समझ गए। आगे चलते हैं। अब हिमालयस को भी इन्होंने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक हिमालय, पूर्वांचल, ठीक है। नाउ ये हमने ऑलरेडी देख लिए। अब एक बार इसको रीड कर लेते हैं सो दैट हमारे थोड़ा दिमाग में बैठे। तो ट्रांस हिमालयस के बारे में क्या दे रखा है, ये ग्रेटर हिमालयस के बिल्कुल नॉर्थ में, मतलब बिल्कुल टॉप मोस्ट पर है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी रेंज है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एंड कैलाश, अभी हमने जस्ट रीड करी थी। तो जो हमने देखा उसके पीरीपांजल हटा दो उसमें से, ये सब किसका पार्ट है, ट्रांस हिमालयस का पार्ट है, ठीक है। इसमें कुछ ग्लेशियर है, जैसे याद रखना सियाचिन ग्लेशियर है, और यहाँ पे K2 है। K2 इज द सेकेंड हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, ठीक है, इंडिया में ही लाई करती है। अगेन POK में है, बट POK इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया। तो अगर कोई आपसे पूछे कि K2 तो POK में है, इंडिया का पार्ट है कि नहीं है, याद रखना इंडिया का ही पार्ट है, POK इंडिया का ही है। फिर आता है पूर्वांचल, जिसको हमने ईस्टर्न हिल्स बोला, राइट। इसमें कौन कौन सी रेंजेस है, पटकाई बम, नागा हिल्स, मणिपुर, मिजो, ये सब हमने, लोशाई माउंटेन जिसको बोलते हैं, सब हमने कवर कर लिया है, ठीक है। देन रीजनल डिवीजन भी हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, तो इसमें रीजनल डिवीजन इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये मैप भी हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है। आगे चलते हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट रेंजेस दे रखी हैं कुछ कुछ, ठीक है, और कौन सी स्टेट में लाई करती है। हालांकि सब मैंने ड्रॉ कर रखा है मैप पे। मैंने क्यों पॉलिटिकल मैप ही चूज किया, एक तो एनसीईआरटी में बहुत सारे मैप नहीं दे रखे, दूसरी चीज पॉलिटिकल मैप पे अगर हम ड्रॉ करते तो हमें पता होता है कौन सी चीज कौन से स्टेट में है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश में क्या है, पीरपांजल रेंज है, राइट। हिमाचल प्रदेश में धौलधर रेंज भी है। उत्तराखंड में क्या है, मसूरी रेंज है, नागतिबा रेंज है, राइट।
शिवालिक जो मैंने आपको बताया था। नेपाल में है महाभारत, तो इट इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। अरुणाचल में क्या है, दाफला मेरी अबोर मिश्मी, है ना, तो मैंने क्या बताया, मिश्मी अबोर मेरी दाफला, मिश्मी अबोर मेरी दाफला, इस डायरेक्शन में याद रख लो, मिश्मी अबोर मेरी दाफला कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में, हमने ऑलरेडी देख लिया, राइट। देन इसमें अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में उसकी कौन कौन सी रेंज है, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी रेंज है, इस तरह से भी डिवाइड कर रखा है। बट अभी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो हमको उसको वापस रिपीट करने की जरूरत है नहीं। नेपाल इज नॉट इंपॉर्टेंट, इतना याद रखना, ठीक। आगे चलते हैं। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट वैलीज भी हैं। तो वैली क्या होती है, मैं आपको बेसिकली बता दूं कि 2 माउंटेन है ना, माउंटेन के बीच में कभी कभी क्या होता है, यहाँ से रिवर बह रही होती है, तो यहाँ पे खाई बन जाती है, तो जो खाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वैली बोलते हैं। अब रिवर खत्म भी हो सकती है, एग्जिस्ट भी कर सकती है करंटली, राइट। तो सबसे बड़ी इसमें 2-3 वैलीज दे रखी है। कश्मीर वैली है, कहाँ पर है, सराउंडेड बाय द पीर पांजल रेंजेस। तो कौन सी रेंजेस से सराउंडेड है, पीर पांजल रेंज है, याद रखना, कोई और रेंज देकर के आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। कांगड़ा वैली आप सबको पता होगा, है ना, हिमाचल प्रदेश में टी गार्डन्स के लिए फेमस है। देन कुल्लू भी आपको पता होगा ऑलरेडी, राइट, फेमस फॉर एप्पल्स, ऑर्चर्ड्स एंड टूरिज्म, ठीक है। तो कुल्लू, मनाली, हिमाचल, ये तो सब आपको पता ही है। देन कम द मेजर ग्लेशियर इन हिमालयाज, अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको अच्छे से करेंगे। देखो अलग अलग रेंजेस दे रखी है और उनके ग्लेशियर है, हम एक एक चीज नहीं याद कर सकते, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस, बट वो चीज़ें जो हमारे कॉम्पिटिटर्स को याद है वो हमें याद होनी चाहिए, इसीलिए मैंने जो भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सब कुछ इसमें इंक्लूड कर रखी है, ठीक है। तो काराकोरम रेंजेस में 2 ग्लेशियर याद रखना, सियाचिन ग्लेशियर एंड बाल्तोरो ग्लेशियर, याद रखोगे। इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन दी वर्ल्ड, ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर आउटसाइड द पोलर रीजन। तो सियाचिन ग्लेशियर पोलर रीजन के बाहर देखो तो सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है। देन पीर पांजल में कौन कौन सा है, सोना पानी, कोलाहोई एंड माचोई ग्लेशियर, याद रखोगे। उत्तराखंड में गंगोत्री, यमुनोत्री तो आपको ऑलरेडी पता होगा, गंगोत्री से गंगा निकलती है, यमुनोत्री से यमुना रिवर निकलती है। एंड सिक्किम से जेमू ग्लेशियर। अब देखो जेमू थोड़ा साउंड भी वैसे ही कर रहा है सिक्किम जैसा, ठीक है। तो जेमू ग्लेशियर कहाँ पर है, सिक्किम में, याद रखोगे। आगे चलते हैं। देन कम दी मेजर माउंटेन पासेस। अब इसमें हम थोड़ा सा ट्रिक लगाने की कोशिश करेंगे इनको याद करने के लिए, ठीक है। देखो अगेन इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिमेंबर ईच एंड एवरी पासेस, तो हम क्या करेंगे, जितना हम स्ट्रिक्ट से कर पा रहे हैं उतना ही करते हैं, ठीक है। सो हिमाचल को हम कैसे याद रखेंगे, देखो हिमाचल कैसे याद रखो, छिपकली देख के रो गई, कोई इंसान है, लड़की है या लड़का है, जो भी है, रो गया रो गई, कि कोई भी है वो छिपकली देख के रो गया, बिकॉज डर गए, ठीक है। तो इसमें छिपकली से शिपकिला याद रखना। देखो छिपकली शिपकिला थोड़ा सिमिलर साउंड हो रहा है ना। अगेन देखो मेरी बात वापस समझ लो, ऐसी ही क्रिंज ट्रिक से याद होगा तुम क्वेश्चन सही कर पाओगे, वरना यही रटते रह जाओगे तो फिर बाकी सब्जेक्ट्स कब करोगे, पॉलिटी भी करनी है, इकोनॉमी भी करनी है, राइट। ये वो चीज़ें होती हैं, इनको ट्रिक से याद कर लो, सामने आंसर आएगा तो आप टिक मार पाओगे कि आंसर सही है कि नहीं है, ठीक है। देन देखे से देवसा पास, रोगई से रोहतांग पास, रोहतांग पास तो आपको ऑलरेडी पता होगा, इसमें तो कुछ है नहीं। फिर आता है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में ट्रिक याद रखना, दीदी से पंगा लिया तो बॉम्ब से उड़ा देगी। तो दीदी पंगा बॉम्ब, ये 3 वर्ड्स है, मैं इसको अंडरलाइन कर लेती हूँ, दीदी पंगा और बॉम्ब, ठीक है। तो देखो दी मतलब 2 दी से, तो दिहांग और दीफू, ये दोनों पास कहाँ से आ जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश से। अच्छा एक चीज़ और, जो ला होता है ना, ला वर्ड का मतलब ही पास होता है ना। हम ब्रिटिशर्स को कितना बुली करते हैं ना कि यार व्हाट इज़ दिस चाय टी थोड़ी ना होती है कुछ, या तो टी होती है चाय होती है, दोनों एक ही वर्ड है। तो ला पास थोड़ा अजीब साउंड करता है, ला का मतलब ही पास होता है, ठीक है। तो बॉम्बडिला, तो बॉम्ब से बॉम्बडिला, एंड पंगा से पैंगसो, ठीक है। फिर आता है सिक्किम। तो सिक्किम की ट्रिक है नाचो जी, तो नाचो से नाथुला, जी से जलेपला, ठीक है। या फिर इसे ऐसे याद कर सकते हो, नाथू की जलेबी, इस तरह से याद कर लो कि कोई नाथू नाम का इंसान है, उस व्यक्ति की जलेबी बहुत फेमस है, तो नाथू ला, ठीक है। अगेन 2-2 3-3 वजह से अगर ये ट्रिक्स याद कर लेना और सामने क्वेश्चन है तो आप करेक्ट कर पाओगे कि ये ट्रिक से होगा कि नहीं होगा। अभी तो आप देखना हम रिवर्स करेंगे, रिवर्स में से हर ऑल्टरनेट साल क्वेश्चन आता है, ट्रिक से करोगे तो सॉल्व हो पाएगा, वन इट इज़ ह्यूमनली नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर ईच एंड एवरी थिंग, एंड ट्रिक से बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। फिर देखो उत्तराखंड की ट्रिक क्या है, देखो उत्तराखंड में ना ऐसा याद रखना, नीति नाम की एक लड़की है, ठीक है, नीति ने मुंह पे लिपस्टिक लगाने से मना कर दी, ठीक है। तो इसमें अंडरलाइन कर लेते हो, नीति ने मुंह पे लिपस्टिक लगाने से मना कर दी, ठीक है। तो इसमें देखो नीति से नीति पास, मुंह से क्या हो जाएगा हमारा, या तो मूलिंग याद कर लो, है ना। उसके बाद लिपस्टिक से लीपू लेक, राइट, लगाने से मना। अब मना से 2 याद रखने पड़ेंगे, मना पास और मंशा पास, ठीक है। या फिर ऐसे याद कर सकते हो, नीति एंड मंशा ने या मनीषा ने, सो दैट मंशा याद हो जाए,
समझ गए। इस तरह से हमारे उत्तराखंड के मेजर पास हो गए, अरुणाचल के हमने याद कर ही लिए थे, सिक्किम के हमने याद कर लिए थे। कुछ और इंपॉर्टेंट पासेस अगर जम्मू और कश्मीर लद्दाख के देखें तो काराकोरम पास याद रख लेना एंड जोजिला पास याद रख लेना। ठीक है, इतना इनफ है, आगे चलते हैं। अब हमारा था ड्रेनेज सिस्टम, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं और इसमें जो ट्रिक्स मैंने करवाई थी 2024 में, काफ़ी सारे बच्चों के वो आंसर्स ठीक हो गए थे। ठीक है, क्योंकि मैंने अगेन ट्रिक से करवाया था ना, इट्स कंपैरेटिवली ईजियर टू रिमेंबर। अब इसके ना बहुत डिटेल में मत जाओ कि कौन से टाइप का ड्रेनेज है, कैसा है, इतना यूपीएससी नहीं पूछता। यूपीएससी डायरेक्ट रिवर और उसकी स्ट्रीम्स के बारे में पूछता है कि या तो आपसे पूछेगा कि ईस्ट टू वेस्ट इसको अरेंज करो, है ना, या तो आपसे पूछेगा कि कौन सी रिवर कोई स्ट्रीम दे देगा और बताएगा, पूछेगा कि आपसे किसकी ट्रिब्यूटरी है, कौन सी मेजर रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, इस तरह से पूछ लेगा, है ना। तो आपको ये मेजर चीज़ें याद रखनी है। देखो ये इंडिया है, हमारा प्यारा भारत, राइट। इस इंडिया में जो आपको अलग अलग कलर दिखा रखा है वो अलग अलग ड्रेनेज सिस्टम है। ये इंदस है, इंदस यहाँ से ओरिजिनेट होकर के डायरेक्टली कहाँ चली जाती है, अरेबियन सी में चली जाती है। दिस इज अरेबियन सी, दिस इज बे ऑफ बंगाल, राइट। यहाँ से गंगोत्री से गंगा निकलती है, यमुनोत्री से यमुना रिवर निकलती है, एंड वो फाइनली वेस्ट बंगाल से होते हुए बे ऑफ बंगाल में चली जाती है फ्रॉम बांग्लादेश। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से निकलती है, भूकरचू नाम का एक ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है ये, नॉट भूकरचू से निकलती है बेसिकली इंदस रिवर। ठीक है, उसी के जस्ट पास में निकलती है ये ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, ये यहाँ से ऐसे आते हुए फाइनली मिल जाती है बे ऑफ बंगाल में, राइट। तो ये हमारी मेजर रिवर सिस्टम हो गई। उसके अलावा अब एक बात याद रखना, यहाँ पे हमारे पास वेस्टर्न घाट्स हैं, यहाँ से रिवर्स ओरिजिनेट होती है बट वो जाती हैं बे ऑफ बंगाल में। इस तरह से पूरा देख रहे हो, ये बे ऑफ बंगाल में चली गई, ये बे ऑफ बंगाल में चली गई। ऐसा रीज़न क्या है, देखो ये थोड़ा हाइट पर है और ये थोड़ा नीचे है, तो ऐसा स्लोप जनरेट हो जाता है। इट्स लाइक इस काइंड ऑफ स्लोप है, तो रिवर ऑब्वियसली नीचे ही जाएगी। इसलिए भले ही नॉट वेस्ट बंगाल, ये वेस्टर्न घाट्स में अगर जनरेट होती है रिवर, वो जाती बे ऑफ बंगाल में ही है। तो मेजर इंडिया में जो रिवर्स हैं वो बे ऑफ बंगाल में जाएंगी। कुछ छोटी छोटी रिवर है, जैसे नर्मदा हो गई, तापी हो गई, है ना, साबरमती हो गई, ये हमारा अरेबियन सी में भी ड्रेन होती है। ठीक है, तो ये हमारा मेजर रिवर सिस्टम है इंडिया का। इस मैप को प्लीज़ अच्छे से याद रख लेना, राइट। महानदी रिवर है, इसमें नर्मदा, तापी और क्या बोलते हैं, साबरमती तो यहाँ चली गई, राइट। गोदावरी रिवर है, कृष्णा रिवर है ना, कावेरी रिवर है, यहाँ पे महानदी रिवर है। ये सब रिवर को मैं अच्छे से ट्रिक से करवा दूंगा, आई जस्ट नीड योर अटेंशन। ठीक है, मन करे तो ब्रेक ले लो, बट इसको अच्छे से समझो। तो एक बात समझना, वी हैव ईस्ट फ्लोइंग रिवर, वेस्ट फ्लोइंग रिवर, तो हमने देख ही लिया। इसका रीज़न क्या है, वेस्ट स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट से आता है, और ये उसका ओरिजिन ईस्टर्न फ्लोइंग ईस्ट स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट से। ठीक है, सीधी सी बात है ना, दिस इज इंडिया, यहाँ पे पहाड़ है, अगर यहाँ जनरेट हुई तो यहाँ गिर जाएगी, यहाँ जनरेट हुई तो फिर इधर चली जाएगी, सीधी सी बात है। ठीक है, नाउ एक बात और याद रखना, जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं वो ज़्यादातर क्या बोलते हैं, जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं वो एस्चुरीज बनाती है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं वो ज़्यादातर डेल्टा बनाती है। ठीक है, अब इनको हम थोड़ा बाद में याद रखते हैं क्योंकि दिस इज़ नॉट रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। हमें सबसे पहले ये चीज़ समझनी है, फिर हम जा करके इसको वापस समझेंगे। अब देखो रिवर के बारे में एक दो चीज़ समझने की, रिवर एक तो ओरिजिनेट कहाँ पर होती है, ठीक है, दूसरा उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, और कहाँ पे वो खत्म हो रही है। ठीक है, अब इसमें समझना पड़ेगा कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होती क्या है। जो रिवर आकर के लेफ्ट में मिलती है उसको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, जो राइट में आके मिलती है उसको राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। अब इसको समझे कैसे, मान के चलो ये रिवर है और ये जा रही है इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। ठीक है, तो मान के चलो आप यू आर स्टैंडिंग ओवर हियर एंड दिस इज योर राइट हैंड एंड दिस इज योर लेफ्ट हैंड। तो अगर कोई रिवर इस डायरेक्शन में आकर के मिल रही है तो आप बोलोगे इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, और कोई रिवर इस डायरेक्शन में आकर के मिल रही है तो आप बोलोगे इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। समझ गए। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, अगर ये मैप देखने बैठे ना तो कन्फ्यूज हो जाओगे। देखो भोकरचू, मैंने आपको बताया था भोकरचू ग्लेशियर से हमारी रिवर निकल रही है, राइट, और ये इंडिया में इस तरह से जा रही है। फिर इसमें कुछ रिवर्स आकर के मिल जाती है, झेलम, चेनाब, रवि, सतलज। ठीक है, ये सब दिस वाज द एग्जैक्ट क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था शायद CDS एंड CAPF में, कि सारी रिवर मिलकर के कौन सी, या 2020 में शायद यूपीएससी ने पूछा था कि जो ये रिवर्स हैं ये कौन सी रिवर में मिलती है, इन 10 में मिलने से जस्ट पहले, तो इट इज सतलज। ठीक है, अब देखो इसको याद करते हैं। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कैसे याद रखें, ऐसे याद रखो कि आप सब जानते हो रणवीर सिंह, है ना, दीपिका पादुकोण का हस्बैंड जो है रणवीर सिंह, वो कुछ ज़्यादा ही एक्टिव है, ही इज़ ओवर एक्टिव, उसको थोड़ा काम डाउन होने की ज़रूरत है। तो बहुत जहरीला एक्टर है ना, तो बहुत जहरीला एक्टर है, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव एक्टर है। तो हम उससे बोल रहे जस्ट चिल रणवीर सिंह, तो भाई थोड़ा चिल कर। तो जहरीला एक्टर जस्ट चिल रणवीर सिंह, ठीक है, तो जहरीला एक्टर है बट आप उसको बोल रहे भाई चिल कर, काम डाउन हो जा, चिल कर, जस्ट चिल रणवीर सिंह। तो इसको याद कैसे करेंगे, जहरीला से जास्कर
एक्टर से अस्तर, जस्ट से झेलम, चिल से चेनाब, रण से रवि, ठीक है, बीर से बियास एंड सिंह से सतलज। अब आप बोलोगे मैम ये तो बहुत कुछ हो रहा है। आई एम टेलिंग, मैं गारंटी दे रही हूँ, अभी रटने बैठोगे ना सारी ट्रिब्यूटरीज बिल्कुल भी याद नहीं हो पाएंगी। बट बस ये आपको बस बेसिकली ये ट्रिक याद करनी है ना। अब मान के चलो यूपीएससी ने क्वेश्चन दिया कि जास्कर रिवर कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और 4 ऑप्शन आपको दे दिए, इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा और कोई और मान के चलो नर्मदा। अब आपको पता है इन सारी की सारी रिवर्स में से जेड नाम की तो कोई ट्रिक ही नहीं थी, जास्कर से जहरीला याद आ जाएगा, है ना। बोलोगे जहरीला तो केवल एक ही में लिखा होता है, इंदस में लिखा हुआ, तो इंदस इज दी आंसर। इस तरह से करेक्ट कर लोगे। और मान लो अगर ये सारी दे दी तो एटलीस्ट क्रोनोलॉजी में तो लगा लोगे ना। तो आपको मतलब ये रिवर्स अगर दे दी तो क्रोनोलॉजी में लगा लोगे, राइट, कि कौन सी सबसे पहले आती है। तो ये याद करना है आपको बस, और एक बार दो बार याद करोगे हो जाएगा। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं मैंने उनको बोला कि आप एक वीक एवरी डे व्हेन यू वेक अप यू हैव टू रिवाइज दिस, उन सबको सारी रिवर्स याद हो गई, समझे। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कैसे होंगे, अब देखो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऐसे मान के चलो कि हमको गिलगित सिंह बनना है, ठीक है, इसमें टी है, गिलगित सिंह, राइट। तो सानू होना गिलगित सिंह, हमको गिलगित सिंह बनना है, सानू होना गिलगित सिंह, ठीक है। तो इसमें कैसे याद रखेंगे, सानू होना गिलगित सिंह, तो शाह से श्योक, नू से नूबरा, होना से हुंजा, ठीक है, गिलगित से गिलगित एंड सिंह से शिगार। इजी, आगे चलते हैं। अच्छा यहाँ पे देख लिया इसका ओरिजिन क्या है, लेक मानसरोवर के नीचे भूकरचू ग्लेशियर, ठीक है। आगे चलते हैं, कौन कौन से एरिया को एक इरिगेशन प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है, पंजाब, हरियाणा एंड पाकिस्तान। आगे चलते हैं। नाउ देखो गंगा रिवर सिस्टम है, ठीक है। गंगा रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है, गंगोत्री ग्लेशियर से होती है, एंड वो ओरिजिनेट होती है एज भागीरथी, ठीक है। तो जब गंगा रिवर गंगोत्री से निकलती तो आप उसे गंगा नहीं बोलते, आप उसको बोलते भागीरथी, ठीक है। फिर अलकनंदा में जाकर के अलकनंदा रिवर मिलती है उससे देवप्रयाग में जाकर के, ठीक है। तब हम देवप्रयाग के बाद उस रिवर को बोलते हैं गंगा रिवर। समझ गए ये चीज़, राइट। अब देखो इसमें कुछ पंच प्रयाग हैं, राइट। पंच प्रयाग क्या होता है, बेसिकली जहाँ पे रिवर्स मीट हो रही हैं, ठीक। तो देवप्रयाग तो हमको पता चली गया, और भी कुछ कुछ प्रयाग हैं जो यूपी पीसीएस में पूछ चुके हैं, तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि यूपीएससी में भी पूछ सकते हैं पंच प्रयाग, ठीक है। तो पहले क्या होता है ना, अलकनंदा रिवर निकली, है ना। अलकनंदा रिवर में विष्णु रिवर आकर के मिलेगी, अलकनंदा रिवर में ढौली गंगा आकर के मिलेगी, कहाँ पे, विष्णु प्रयाग पे। फिर अलकनंदा रिवर में मंदाकिनी रिवर आकर के मिलेगी, जिसको काली गंगा भी बोलते हैं, कहाँ पे, रुद्रप्रयाग में। फिर अलकनंदा में नंदाकिनी रिवर आकर के मिलेगी, कहाँ पे, नंद प्रयाग में। फिर पिंदर रिवर मिलेगी कर्ण प्रयाग में, और भागीरथी रिवर मिलती है एट देव प्रयाग। अब मैंने इसको कैसे याद रखा था, मैं इसकी ट्रिक बताती हूँ। फॉर्चुनेटली विष्णु, रुद्र, कर्ण और देव ये सब नाम के लोग मेरी क्लास में थे व्हेन आई वाज इन स्कूल। तो मैंने कुछ कुछ ट्रिक करके याद कर लिया कि विष्णु नहाता नहीं था तो धुला हुआ नहीं था, ठीक है। रुद्र नाम जो इंसान था वो थोड़ा मंद सा था, ठीक है। कर्ण था वो बंदर जैसा था, तो पिंदर याद कर लिया, बंदर पिंदर, ठीक है। और जो देव है वो भाग गया था, तो इस तरह से मैंने याद किया था। मैं ये नहीं बोल रही कि आप याद करो, अगर आप में से आप इन किसी लोगों को जानते हो तो इस तरह से याद कर सकते हो। बट इसका एक और तरीका याद करने का, देखो इसमें मान के चलो कि विष्णु ने, ठीक है, विष्णु ने, ठीक है, रौद्र रूप अपनाया, ठीक है, कर्णदेव के लिए, ठीक है। तो नंद बीच में बस याद करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, ठीक है। तो विष्णु ने रौद्र रूप अपनाया कर्णदेव के लिए, ठीक। इस तरह से याद रख लो कि विष्णु ने रौद्र रूप अपनाया, है ना, नंद, या फिर आप कर लो कि नंद कर्ण देव के लिए, ठीक है। तो इस तरह से याद कर सकते हो गया याद। आगे चलते हैं, अब इसकी ट्रिब्यूटरी याद देखते हैं। तो ट्रिब्यूटरीज देखते हैं, सबसे पहले लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब देखो इसी ट्रिक से 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हुआ था, एग्जैक्टली इसी ट्रिक से, और बाकी और कोई तरीका नहीं है इसको याद रखने का। तो यूपीएससी ने बोला था कि आप इसको वेस्ट से ईस्ट में अलाइन करिए रिवर्स को। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी का ट्रिक क्या याद करने का, राम जी सीता जी गए कोलकाता में, कि राम जी और सीता जी कोलकाता गए लोगों को ब्लेस करने के लिए, तो राम जी सीता जी गए कोलकाता में, ठीक है। प्लीज़ इसमें कुछ भी किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट ना हो, ठीक है, मैं बस ट्रिक्स याद करने के लिए करवा रही हूँ। तो राम जी सीता जी गए कोलकाता में, तो राम से रामगंगा, जी से गोमती, सीता से शारदा, जी से घग्गर, गए से गंडक, कोलकाता से कोसी एंड मे से महानदी, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या आई थी, यूपीएससी ने जी 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 ये तीनों रिवर दे दी। अब आप बोलोगे मैम जी 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 याद तो कर लिया, बट इसकी क्रोनोलॉजी कैसे याद रखेंगे। तो देखो एग्जैक्टली सेम है, देखो जी तो सब में आ रहा है तो जी को तो हटा ही दो, है ना। हम लोग अल्फाबेटिकली चलते हैं, इसमें अल्फाबेटिकली उल्टा चलना है, पहले ओ आएगा फिर एच आएगा फिर ए आएगा, ठीक है। ओ आएगा फिर एच आएगा फिर ए आएगा, समझ गए। तो राम से रामगंगा, जी से गोमती, सीता से शारदा, जी से गग्गर, गए से गंडक, कोलकाता से कोसी एंड मे से महानदी, इजी।
अब आता है रेड बैंक ट्रिब्यूटरी, इसमें यशोदा मैया याद कर लो, यशोदा, तो य से यमुना, शोधा से सोन एंड द से दामोदर। आगे चले, फिर आता है यमुना रिवर। अनफॉर्चुनेटली देखो यमुना रिवर की बहुत सारी ट्रिक्स है नहीं, है ना, तो हम बस इतना याद रखते हैं। और यमुना रिवर कंपैरेटिवली उतनी मेजर रिवर नहीं है एज कम्पेयर टू भागीरथी है बाकी रिवर्स, तो इसमें बस इतना याद रख लो कि यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है रिवर, ठीक है। कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, राइट। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है इसकी? हिंदन, शारदा, ठीक है, बेतवा एंड केन। फिर इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है चंबल, सिंध, तोन एंड बानस, ठीक है। अगेन ये जो मैप है उसके लिए पीएमएफ को क्रेडिट दिया हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आता है ब्रह्मपुत्र रिवर, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से निकलती है? ये निकलती है चेमयोंगडोंग ग्लेशियर से, ठीक है। अगेन बहुत तिब्बत में ही है, मानसरोवर में ही है, एंड जहाँ से इंदस रिवर निकली उसके पास में ही है, बहुत दूर नहीं है उससे, ठीक है। ये एंटर कहाँ से करेगी? अरुणाचल प्रदेश से करेगी। तो पहले ना हम इस रिवर को सैंगपो या यारलुंग सैंगबो इस तरह से नाम से जानते हैं। फिर ये इंडिया में एंटर करती है, ठीक है। तो ये इंडिया में एंटर करती है दिहांग नाम से। फिर इसमें इस रिवर में मिलती है दिबांग, लोहित एंड दिहिंग, ठीक है। ये रिवर्स इसमें मिलती हैं, ये रिवर्स मिल करके इसको बनाती हैं व्हाट वी कॉल इट ब्रह्मपुत्र, समझे। तो यहाँ से जब ये तीनों रिवर इसमें मिल जाएंगे उसके बाद हम इसको क्या बोलेंगे? ब्रह्मपुत्र बोलेंगे, ठीक है। तो इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी देखते हैं। अब ऐसे मान के चलो एक आदमी है, वो धन्नो नाम की एक लड़की को देख रहा है, तो दबंग लोहित, भाई डेयरिंग ही होना पड़ेगा अगर आप एक लड़की को स्टॉक कर रहे हो, तो दबंग लोहित देखे धन्नो को, ठीक है, बट देखना मत प्लीज़ भाई, अपने रास्तों पर चलते रहो। तो दबंग लोहित देखे धन्नो को, तो दबंग से दिबांग, ठीक है, दिबांग, दिहांग नहीं दिबांग, बी से है ना, बी से बी, दिबांग, लोहित से लोहित, देखे से दिखू, धन्नो से धनश्री, को से कलंग या फिर कपिली, ये बोलते हैं दोनों रिवर को, इस रिवर को यही बोलते हैं, तो कलंग बोलते हैं, कपिली बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरी को कैसे याद रखें? अब ऑब्वियसली जो लोहित है वो धन्नो को देखे जा रहा है, तो धन्नो ने पूछा कि भाई क्यों देख रहा है, क्यों देख रहा है मुझे? तो वो बोलता है अरे दिवाली की शुभकामनाएं सेनोरिटा, मैं तो बस दिवाली की शुभकामनाएं दे रहा था, ठीक है। तो दिवाली की शुभकामनाएं सेनोरिटा, तो दिवाली दिहांग, ठीक है। शुभ से सुबनश्री, का से कामेंग, मना से शुभ कामना, ठीक है, तो शुभ कामना, मना से मानस, ठीक है। सेनोरिटा में सेनो से निकलेगा संकोच और टा से निकलेगा तीस्ता, हो गया याद, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लेना। आगे चलते हैं। फिर आती है कृष्णा रिवर, ठीक है। अब कृष्णा रिवर ओरिजिनेट कहाँ पे होती है? महाबलेश्वर में होती है। अच्छा मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कौन सी रिवर्स जाने वाले बे ऑफ बंगाल में, कौन सी जाएगी अरेबियन सी में, तो उसका भी कोई लोड नहीं है, ठीक है। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को कैसे याद रखेंगे? अब देखो कृष्णा रिवर है, तो कृष्णा से ट्रिक याद करना। मान के चलो एक लड़का है कृष्णा नाम का और उसकी शादी हो रही है, ठीक है। और जब उसकी शादी हो रही है तो मान हाइपोथेटिकली इमेजिन कि उसकी हल्दी वल्दी चल रही है और उस पर आप दूध घी डाल रहे हो, है ना, एक कोई रिचुअल है ऐसा मान लो। तो कृष्णा वर पे, उसकी वर मतलब जिसकी शायद जो दूल्हा है, ठीक है, कृष्णा वर पे दूध घी मलतू, है ना। तो मतलब कोई रिचुअल चल रहा है कि कृष्णा की जो बॉडी है उस पर आपको दूध और घी लगाना है, जैसे हल्दी लगाते हैं वैसे दूध और घी लगाना है, ऐसे मान लो, ठीक है। तो कृष्णा वर पे दूध घी मलतू, तो कृष्णा से कोई ना, वर से वरना, पे से पंचगंगा, दूध से दूध गंगा, घी से घाट प्रभु, मल से माल प्रभु, ठीक है, तू से तुंगभद्रा। अभी गंगा गंगा सुन के कंफ्यूज हो जाओगे कि नॉर्थ में तो नहीं है, तो याद रखना है आपको, ये सारी रिवर याद रखनी है। अगेन मैं आपको बता रही हूँ, वापस से रीअश्योरेंस दे रही हूँ, ट्रिक याद कर लोगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हुआ है बच्चों का, करा है उन्होंने प्रीलिम्स क्लियरेंस से, मैंने खुद इन ट्रिक से किया यार, तो ट्रिक से ही चीज़ें याद होती हैं, तो इस चीज़ पे बिलीव रखना, ठीक है। देन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कैसे याद रखेंगे? धोबी, देखो एक मान लो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में ऐसे याद रखेंगे कि एक धोबी है, बहुत प्यारा सा इनोसेंट सा धोबी है, ठीक है, बट उसने ना किसी इंसान को डंडा मार दिया। तो आप बोलोगे यार ये है तो बड़ा मासूम सा धोबी, बट ये कोई मुसीबत ही आई होगी तभी इसने डंडा मारा है, तो कैसे याद रखोगे? धोबी डंडा मुसीबत पर मारे, कोई मुसीबत आई है तभी मारा है, ऐसे वैसे नॉर्मली तो मारेगा नहीं, तो धोबी डंडा मुसीबत पर मारे। तो धोबी से डॉन और भीम, डंडा से डिंडी, मुसीबत से मूसी, पर से पलेरू, मारे से मनेरा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो कृष्णा रिवर आपने देख ली, राइट। इरिगेशन कहाँ पे प्रोवाइड करती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में। एंड यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, दैट इज नागार्जुन सागर, याद रखना है इस चीज को, ठीक है, नागार्जुन सागर। अब आता है कावेरी, ठीक है। तो कृष्णा कावेरी हम देखेंगे। अब देखो सीधी सी बात है, मतलब जो मेन सोर्सेज होता है ना, उससे भी जो मेजर, उससे भी ज़्यादा अमाउंट ऑफ रिवर्स हमने याद करवा दिए हैं। तो अगर इसके बाहर कोई आ रहा है तो इस कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जाना कि अगर ये मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा तो फिर कोई और भी सॉल्व नहीं कर पाएगा, ठीक है। कावेरी रिवर आती है, तो कावेरी रिवर का कहाँ से निकलती है? ताल कावेरी कर्नाटका, ठीक है, ताल कावेरी से निकलती है, ठीक।
अब देखो इसको कैसे याद रखते हैं, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ऐसा मान के चलो, अब वी ऑल नो लक्ष्मण जी, है ना, तो लक्ष्मण जी अपने उसूलों के पक्के, है ना, और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आज हिस्ट्री में जो लक्ष्मण जी हैं उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा है, तो लक्ष्मण का स्वर्ण अक्षरों में नाम, हिस्ट्री में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा हुआ है, ठीक है। तो लक्ष्मण से लक्ष्मण तीर्थ, का से काबिनी, स्वर्ण एन इसमें कैपिटल है तो स्वर्ण से स्वर्णवती, एन से नॉयल, ठीक है, अक्षरों में अमरावती, नाम से नंगती, ठीक है। देन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या है, अब मान के चलो आप गए हो शिमला, ठीक है, और आप शिमला गए हो, किसी ने आप पे चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। अब भाई एक बात बताओ, आप शिमला गए हो, मतलब आप पे पैसे होंगे ना तभी घूमने के लिए गए हो, तो आप ये तो बोलोगे हम यहाँ शिमला आकर चोरी तो नहीं करेंगे। भाई हमारे पास पैसे हैं तभी तो शिमला की टिकट बुक करा पाए, तभी तो जा पाए शिमला, अब वहाँ जाके चोरी तो हम नहीं करेंगे, तो हम यहाँ शिमला आकर चोरी तो नहीं करेंगे। तो हमसे कैसे याद रखेंगे, हमसे हमवती, ठीक है, यहाँ से इगाची, शिमला से शिमशा, आकर से अक्रावती, चोरी से चोरई, तो नहीं से तुरुनानी मुत्तल, करेंगे से गोल्डन, ठीक है। अब अगेन मैं क्या बोल रही हूँ, ये अगर वर्ड्स लिखे हुए आएंगे ना कि शिमशा कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, तो याद रखो ये शिमशा शिमला, यार ये शिमला तो मैंने कावेरी में पढ़ा था, तो कावेरी की ट्रिब्यूटरी होगी। इस तरह से आपका आंसर ठीक हो जाएगा, समझे। आगे चलते हैं, अगेन मैप देखो तो थोड़ा कंफ्यूज होगा, बट यू विल फाइंड ऑल ऑफ दीज रिवर्स ओवर हियर, ठीक है। फिर गोदावरी रिवर है, अब गोदावरी रिवर कहाँ से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से, कहाँ पे जाकर के ये ड्रेन हुई है, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। ये पेनिनसुलर रिवर की लॉन्गेस्ट रिवर है, याद रखोगे इसको। आगे चलते हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कैसे याद रखें, अब इसको मान के चलो, देखो इंडिया में क्या हो रहा है ना, अभी एक रिपोर्ट आई थी मैंने देखी थी, वो रिपोर्ट बोलती है कि जो जेनजी है ना, ठीक है, जेनजी मतलब 1997 के बाद पैदा होने वाले लोग, जो जेनजी है ना वो मिलेनियल से कंपैरेटिवली कम अल्कोहल इनटेक करते हैं, तो अल्कोहल की जो बिक्री है वो कम होती जा रही है, ठीक है, ये एक रिपोर्ट ने कहा था। तो बेसिकली क्या है ना कि जो जेनजी पीपल है ना, वी आर मोर फोकस ऑन हेल्थ, है ना, जिम जाने पे फोकस करते हैं, प्रोटीन खरीदने पे फोकस करते हैं। तो मान के चलो जेनजी अब बड़े हो गए हैं, ठीक है, वी ऑल हैव स्टार्टेड वोटिंग, तो हम सरकार से क्या बोलेंगे, भाई आप हमें प्रोटीन पे वो दो ना सब्सिडी, क्योंकि हम तो हेल्थ पे फोकस करते हैं, राइट। तो जेनजी ने क्या बोला कि हमें प्रोटीन पे सब्सिडी चाहिए, तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, तो प्रोटीन पर इंडिया में सब्सिडी, याद रख लोगे, प्रोटीन पर इंडिया में सब्सिडी। तो प्रोटीन से पूर्णा, पर से प्रणहिता, इंडिया में इंद्रावती, सब्सिडी तो सबरी एंड सिलेरू, समझ गए। फिर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कैसे है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी अब यार वी ऑल नो, देखो गोदावरी से गॉड याद रख लोगे, गॉड भगवान, है ना, गॉड, ठीक है। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में हम बोल रहे हैं कि हमारा रिजल्ट आने वाला है, तो हम क्या बोलते हैं, यार मैं तो भाई भगवान, मैं तो मंदिर जा रहा हूँ, मैं तो मंदिर किनारे जा रहा हूँ, है ना, तो बोला मैं जा रहा मंदिर किनारे, भाई मैं जा रहा हूँ मंदिर किनारे, रिजल्ट आने वाला है, मैं तो भगवान जी के पास जा रहा हूँ। तो मैं जा रहा से मंजेरा, मंदिर से मनेर, किनारे से किन्नर सानी, समझ गए। अगेन मैं बता रही हूँ इस ट्रिक से चीज़ें याद हो जाएंगी, दिमाग में टिकेंगी, ठीक है। फिर हमारी लास्ट रिवर आती है महानदी, ठीक है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी याद करते हैं इसकी, कहाँ से निकली, सिल्वा हिल्स ऑफ छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ याद रखोगे, ठीक। नाउ इसमें भी याद रखते हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कैसे याद रखेंगे, देखो सोना है तो मनी, भाई अगर आपको चैन की नींद चाहिए तो आप पे अंधा पैसा होना चाहिए, ये बात फैक्ट है, ठीक है। या तो अंधा पैसा हो या फिर जितना पैसा है उसकी खुशी हो, और मेरे हिसाब से सेकंड ऑप्शन अच्छी बात है, क्योंकि फिर अंधा पैसा फिर वो अंधा ही रहता है ना मतलब कीपिंग इट असाइड, सोना है तो मनी, भाई चैन की नींद चाहिए तो नींद तो पैसे तो चाहिए ना, तो सोना से सेवना, है तो से हंस दो, मनी से मन से आएगा मंद, ई से आएगा इब, याद रखोगे, मंद और इब। फिर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में कैसे याद रखेंगे इसको, इजी, सोन परी ज्वाइनिंग ऑन टीवी। अब अगर आप मेरी जनरेशन के हो तो जब हम बहुत छोटे थे तो टीवी पर सोन परी आता था, एंड एवरी वन यूज टू वेट, ना केवल बच्चे बड़े लोग भी वो सीरियल देखते थे, एंड वी ऑल यूज टू वेट कि कब सोन परी आएगा, कब सोन परी आएगा। तो सोन परी ज्वाइनिंग ऑन टीवी, तो सोन से सौंदर, परी से पेरी, ज्वाइनिंग से जोंक, ऑन से ओंक ओंक, एंड टीवी से ते, हो गया याद। आगे चलते हैं, अब देखो पहले पीछे जा करके जो टॉपिक है वो उसको कवर कर लेते हैं वापस। तो बेसिकली अब हमने देखा था, हमने मोटा माटी देखा कि रिवर्स कहाँ कहाँ से निकल रही है, और जो भी मेजर रिवर्स है उनको हमने एक बिल्कुल डिटेल से कवर कर लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि रिवर सिस्टम क्या क्या है, तो एक हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है। तो बेसिकली दीज आर दी जो हिमालय से निकली रिवर, ठीक है, यमुना, गंगा, इंदस, उसके बाद ब्रह्मपुत्र, ये मेजर रिवर्स है, इनको हमने बोला हिमालयन रिवर्स, ठीक है। जो ये पेनिनसुलर प्लेटो है, राइट, तो यहाँ पे जो भी आपको रिवर्स देखने को मिलेंगी वो कौन सी रिवर्स जाएंगी, दैट विल बी पेनिनसुलर रिवर। इन दोनों के बीच में छोटा सा डिफरेंस है, छोटा नहीं थोड़ा बड़ा डिफरेंस है। देखो व्हाट इज द सोर्स ऑफ वाटर फॉर हिमालयन रिवर्स, हिमालयन रिवर्स के दो सोर्स ऑफ वाटर है, एक तो जब मानसून में बारिश आती है तब, नंबर 1,
नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स इज ग्लेशियर्स। ग्लेशियर पिघलते हैं और बारिश होती है, ठीक है। ग्लेशियर पिघलते हैं और बारिश होती है, दो फैक्टर है जिसकी वजह से रिवर्स में पानी रहता है। अब मान के चलो बारिश नहीं है करंटली, ठीक है, तब भी रिवर्स में अच्छा खासा पानी रहेगा। वाई? क्योंकि ग्लेशियर से पानी पिघल रहा है ना। और जो बारिश होती है वो ग्लेशियर को वापस रिचार्ज कर देती है। तो यहाँ पे पूरे साल बारिश रहती है। क्या पूरे साल यहाँ पे बारिश रहेगी? पूरे साल बारिश रहेगी तो फिर आपको क्या देखने को मिलेगा? यू विल रियलाइज कि ये दीज आर पेरिनियल रिवर्स, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे कोई ग्लेशियर तो है नहीं, राइट। यहाँ टेम्परेरी सोर्स ऑफ वाटर है, या तो किसी लेक से रिवर निकल रही है या बारिश आ रही है तो रिवर बह रही है। तो ये पेरिनियल सोर्स ऑफ रिवर नहीं है, समझ गए? ये पेरिनियल रिवर्स नहीं है, ये रिवर है जो बारिश के टाइम ज़्यादा फ्लो होती है। एंड देयर मैनी रिवर्स जो जब बारिश गई तो वो रिवर्स भी बंद हो जाती है। समझ गए ये चीज़? तो ये चीज़ आपको अपने दिमाग में याद रखनी है। एक डिफरेंस और क्या है, यहाँ जो रिवर है ना वो यूथफुल स्टेज में है, क्योंकि अगेन जब इंडियन पेनिनसुलर प्लेटो इस पर टकराया था तब ये रिवर्स थी वहाँ पे, बट उसका कोर्स बिल्कुल चेंज हो गया था। याद रखना, जब रिवर का कोर्स चेंज होता है बिकॉज ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, तो रिवर रिजुविनेट कर जाती है। मान लो ये रिवर फ्लो हो रही है अपनी अपनी ओल्ड एज में, और ये एक लैंड है और उस पर रिवर फ्लो हो रही है, ठीक है। अब भगवान ना करे प्लेट टेक्टोनिक हुई और ये जगह एकदम नीचे चली गई, तो इट विल लुक लाइक दिस। तो यहाँ से रिवर निकली, यहाँ पे वाटरफॉल क्रिएट कर दिया। अब यहाँ से रिवर अपनी यूथफुल स्टेज में आ जाएगी। तो जब रिवर अपनी यूथफुल स्टेज में होती है तो बहुत ज़्यादा इरोजन करती है, तो आपको वी शेप वैली देखने को मिलेगी। यहाँ पे सिल्ट्स बहुत मिलेंगे, प्लेन्स आपको देखने को मिलेंगे। सदन में क्या है? वेल स्टैब्लिश चैनल्स है यूजुअली। जैसे कुछ रिवर्स रिफ्ट में फ्लो करती है, कौन सी? महानदी, तापी रिवर, ये रिफ्ट में फ्लो करती हैं रिवर्स। तो ये रिवर्स का क्या है? ये रिवर्स फिर मतलब ये रिवर्स बहुत ज़्यादा सिल्ट नहीं जमा करती, इसलिए एस्चुरीज बनाती हैं। ये रिवर्स डेल्टा नहीं बनाती, ठीक है। यहाँ पे हालांकि आप देखो तो डेल्टा बन रहा है, मैं इन रिवर की बात कर रही हूँ, महानदी तापी की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे तो डेल्टा बनता ही बनता है, उसमें कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। बट यहाँ पे उतना सिल्ट नहीं होता जितना गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंदस में, ठीक है। तो हिमालयन रिवर्स है, कहाँ से ओरिजिनेट होंगे? ऑब्वियसली हिमालय से। ये रिवर सीजनल है, डिपेंड करती है ऑन मेनली ऑन मानसून, ठीक है। उसके अलावा हाई सेडिमेंट आएगा, जैसे मैंने आपको बताया है ना। दे फॉर्म मियांडर, ऑक्सबो लेक्स एंड फ्लड प्लेन्स। तो मियांडरिंग करती हैं, है ना, इससे ऑक्सबो लेक निकल जाती है और सिग्निफिकेंट इरोजन होता है यहाँ पे क्या होता है? हार्ड रॉक्स पे, पेनिनसुलर रिवर हार्ड रॉक्स पे फ्लो करती है ना। फ्रॉम वाटरफॉल वेयर रिवर डिसेंड फ्रॉम प्लेटो, ड्रेनेज पैटर्न्स मोस्टली रेडियल एंड ट्रेलियल। तो बेसिकली रेडियल कैसा होता है? एक पहाड़ है, उस पर से रिवर यहाँ निकली, यहाँ निकली, यहाँ निकली, अलग अलग डायरेक्शन में से निकल गई। तो अगर आप ऊपर सैटेलाइट में देखोगे तो यू विल सी कि रिवर ऐसे जा रही है ना। एग्जाम्पल दे रखा है गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंदस, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। फिर कोस्टल रिवर्स एंड इनलैंड रिवर्स है। कोस्टल रिवर कौन सी होती है? जो ऑब्वियसली कोस्ट पर है ना। नॉन पेरिनियल रिवर्स होती हैं, यूजुअली बारिश ही तो हो जाती है, बह जाती हैं, ठीक है। तो मंदोवी एंड जौरी रिवर जो गोवा में है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, इट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल। पेरिया रिवर इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल विच इज़ इन केरला, ठीक है। फिर इनलैंड ड्रेनेज क्या होता है? इनलैंड ड्रेनेज वो रिवर होती है जो कभी समंदर तक मिलती ही नहीं है, वो लैंड पे ओरिजिनेट हुई, लैंड में ख़त्म हो गई, है ना। तो ये आपको बेसिकली देखने को मिलेगा ये राजस्थान वाले पार्ट में, ठीक है, कि यहाँ से ओरिजिनेट हुई, यहीं पे ही ख़त्म हो गई, ये अरेबियन सी तक पहुँच ही नहीं पाई, ठीक है। तो कौन से इसका एग्जाम्पल है? दैट इज़ लूनी रिवर, कच्छ में ही ख़त्म हो जाती है, ठीक। आगे चलता है। अब देखो हम क्लाइमेट चैप्टर को कवर करते हैं। क्लाइमेट चैप्टर में केवल मॉनसून इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको पता है इंडिया का क्लाइमेट जो आज है वो ऐसा क्यों है? उसके 2-3 रीजंस हैं। देखो, दिस इज़ इंडिया, राइट। यहाँ पे हिमालयाज़ हैं। हिमालयाज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक तो सेंट्रल एशिया से आने वाली बहुत जो एक्सट्रीम ठंडी विंड्स होती हैं उनको रोक के रखते हैं, इंडिया में आने से उसको रोकते हैं। प्लस जो मानसून विंड्स होती है ना उसको इंडिया के अंदर रोक देते हैं, इंडिया से बाहर नहीं जाने देते, सो दैट इंडिया में मानसून आ जाए, ठीक है। दूसरी चीज़ हम क्या बोल सकते हैं? दिस इज़ इंडिया। तो जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में गर्मियाँ चल रही होती हैं तब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन यहाँ आ जाता है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन मैंने आपको बताया था बहुत ज़्यादा इंसोलेशन को अट्रैक्ट करता है, राइट। यहाँ पे इंसोलेशन मैक्सिमम होती है, राइट। उसके अलावा अगेन आपको पता है मई जून में कितनी भयंकर गर्मी होती है, राइट, इंसोलेशन की वजह से। प्लस यहाँ पे सारी विंड्स आती हैं। यहाँ पे ना हम देखेंगे आगे जो हमारी विंड्स है ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, वो इसीलिए अट्रैक्ट होती है क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, राइट। उसके अलावा वी हैव सी, हमारे आसपास सी है ना। उसकी वजह से एक कोस्टल एरिया पे एक मॉडरेट क्लाइमेट बना रहता है। हमारा काफ़ी पार्ट, जैसे अगर आप देखो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है ना, अंडमान निकोबार आइलैंड थोड़ा ट्रॉपिकल एरिया में लाई करता है, तो वहाँ पे इक्वेटोरियल क्लाइमेट होता है। वहाँ पे आप देखोगे कि सुबह बहुत गर्मी हो रही है, शाम तक बारिश हो जाती है, ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट का फीचर है, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हमको देखने को मिलती है। तो हम इस चैप्टर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो
फैक्टर्स कौन कौन से इन्फ्लुएंस करें? लैटिट्यूड, है ना, हमारा जो लैटिट्यूड है, सीधी सी बात है, हमने देखा कि जो इंडिया है, हमने खुद देखा ये चीज़ कि ये वाला थोड़ा टेम्परेट है और यहाँ पे अब ट्रॉपिकल चीज़ हमको दिख रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ आवर लैटिट्यूडनल एक्सटेंड ओनली। एल्टीट्यूड है, आपको पता है कि लैप्स रेट लगती है, जितना पहाड़ पे ऊपर जाओगे उतना टेम्परेचर कम होगा। दिस इज द एग्जैक्ट रीज़न कि जो हिमालयाज हैं, ठीक है, आपको हिमालय के इस एरिया में तो डेसिडियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, यहाँ थोड़ा सा एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, वो भी उस साइड जहाँ पे मानसून अच्छा खासा होता है। थोड़ा और ऊपर जाओगे तो आपको टूंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलेगा। तो एल्टीट्यूड इस चीज़ पर डिफाइन कर रहा है। डिस्टेंस फ्रॉम सी मैंने आपको बताया। अगर आप कोस्टल एरिया में रहते हो, अगर आप मुंबई में हो, गोवा में हो, तो क्या होगा यहाँ पे? ना बहुत ज़्यादा गर्मी होगी गर्मियों में, ना ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड होगी, है ना। सो क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि लैंड बीज सी बीज चल रहा है। बट यहीं पे अगर आप दिल्ली एनसीआर वाले रीजन में हो, आप बिल्कुल इन दी हार्ट ऑफ इंडिया हो, राइट, बिल्कुल सेंटर में हो, तो आप सी से बहुत दूर हो, तो यहाँ आपको एक्सट्रीम क्लाइमेट्स देखने को मिलेंगे कि गर्मी में एक्सट्रीम गर्मी है, सर्दी में एक्सट्रीम सर्दी है। फिर प्रेशर एंड विंड सिस्टम में भी आपको एक्सप्लेन करूँगी, तो आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। देन कम्स जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम मैंने आपको बताया कि ये बहुत ऊपर एरिया में फ्लो करती है, मतलब हाइट काफ़ी ऊपर है, और मान के चलो जैसे कठपुतली होती है ना, इसके बहुत डेप्थ में मत जाओ, है ना, ये इस तरह से फ्लो करती है ना। ये बेसिकली जो सरफेस पे जो विंड्स है ना, उनको कंट्रोल करती है। तो जो मानसून आता है उसमें बहुत हेल्प करती है, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम बहुत हेल्प करती है। देन मानसून हम देखने वाला है, रिलीफ फीचर भी हमने देखा, जैसे वेस्टर्न घाट्स हो गए तो ओरोग्राफिक रेन होती है, मैंने आपको क्या बताया था, ये वेस्टर्न घाट्स है, यहाँ से इस तरह से मानसून विंड्स आई, यहाँ पे टकराए तो यहाँ तो बारिश हो गई, इस एरिया में शैडो जोन बन जाता है, याद है। अब हम समझते हैं कि हमारा मानसून का मैकेनिज्म क्या है। तो लेट मी ऐड अ पेज सो दैट आई कैन एक्सप्लेन। अब देखो बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझना, ठीक है। सी दिस इज इंडिया, है ना, मान के चलो दिस इज लैंड एंड दिस इज ओशन, ठीक है। अब हमने एक चीज़ देखी थी, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये अगर अर्थ है, वेट, ठीक है, ये इक्वेटर नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन है। तो क्या होता है, ट्रेड विंड्स आती हैं इस डायरेक्शन में, देखी थी हमने ट्रेड विंड्स इस डायरेक्शन में आते हुए, याद है, सब ट्रॉपिकल हाई से आ रही थी टूवर्ड्स दी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, राइट। तो ट्रेड विंड्स का एक चीज़ कंसेप्ट याद रखना है, दिस इज इंडिया, ठीक है, और ठीक है, दिस इज अफ्रीका, ठीक है, और यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया, और मान के चलो दिस इज इक्वेटर, ठीक है। तो विंड्स जा रही है इस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में जा रही है, दिख रही है आपको, ये डायरेक्शन दिख रही है आपको, इस डायरेक्शन में विंड्स जा रही है। किस डायरेक्शन में जा रही है? साउथ ईस्ट में जा रही है, साउथ ईस्ट में जा रही है ना। अब आप बोलो मैम ये तो साउथ वेस्ट है, बेसिकली विंड का नाम जिस डायरेक्शन से वो आ रही है ना, उससे जनरेट होता है। तो यहाँ साउथ ईस्ट से आ रही है ना, तो इसको हम साउथ ईस्ट विंड्स बोलेंगे, ठीक है। तो विंड्स इस डायरेक्शन में जा रही है, कौन सी विंड्स आई है? ट्रेड विंड्स है, राइट। अब जैसे ही इक्वेटर को पार करेंगे, ये इस डायरेक्शन में मूव हो जाएंगे। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स, ठीक है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से ऐसा होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, इंडिया के अंदर ना लो प्रेशर जनरेट होता है। क्यों होता है मैं बताऊंगी। और जितना ज़्यादा यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट होगा ना, उतना ज़्यादा ये विंड्स इस डायरेक्शन में जाएंगे, समझ गए। अब हम आते हैं कि क्यों हो रहा है इतना लो प्रेशर, क्यों जनरेट हो रहा है। तो नंबर 1 फैक्टर है कि जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन है वो मोटा माटी यहाँ आ जाता है। तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन आ गया। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन पे क्या होता है, अच्छी खासी इंसुलेशन होती है, विंड जिस डायरेक्शन में आती है लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, याद है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंडिया के बीच में लो प्रेशर क्रिएट हो गया, राइट। दूसरा, यहाँ पे है हमारे हिमालयाज, राइट। हिमालयाज के जस्ट पीछे यहाँ पे है तिब्बतन प्लेटो। तो तिब्बतन प्लेटो कैसे मान के चलो, दीज आर नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, देन दीज आर हिमालयाज एंड दिस इज तिब्बतन प्लेटो। तो हाइट पर है काफ़ी, ये ना तवे जितना गर्म हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है, तो ये लो प्रेशर को और इंटेंसिफाई कर देता है। तिब्बतन प्लेटो पे और लो प्रेशर आ जाता है, ठीक है। अब इसको याद रखना कि तिब्बतन प्लेटो पे भी बहुत लो प्रेशर है, बहुत हीटिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखना, हमने ये चीज़ देख ली, राइट। फिर हमने देखा जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम आती है इस तरह से आएगी, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्या करेगी, जो विंड्स आ रही है ना उनको और स्ट्रेंथन कर देंगे, राइट। अब मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ से विंड्स आकर के इस डायरेक्शन में जाने लग गई, इस डायरेक्शन में जा रही है। इसका एक और रीज़न है, यहाँ पे क्या है, अफ्रीका है, ठीक है, यहाँ पे मेडागास्कर है। तो मेडागास्कर पे क्या होता है ना, जो हाई प्रेशर है वो और इंटेंस हो जाता है।
तो जो विंड्स यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रही है वो और इंटेंस हो जाएंगी। जो यहाँ पे सोमालिया है, सोमालिया से आता है एक और जेट स्ट्रीम, जो ये जाने वाली विंड्स को ना और स्ट्रॉन्ग कर देगा, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे लो प्रेशर इंक्रीज हो गया। जितना लो प्रेशर इंक्रीज होगा उतना विंड ज़्यादा आएंगी। विंड्स मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये मैंने आपको बताया था। जितना ग्रेडियंट होगा उतना विंड की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। और विंड अपने साथ क्या लेकर के आ रही है, मॉइस्चर लेकर के आ रही है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो हुआ क्या, साउथ वेस्ट मानसून इंडिया के अंदर एंटर किया। अब जैसे इंडिया के अंदर एंटर किया तो देखा जाए तो तिब्बतन प्लेटो पे तो बहुत लो प्रेशर है, सारी की सारी विंड्स तिब्बतन प्लेटो पे चली जानी चाहिए। बट जो हमारे हिमालयज है उन्होंने क्या किया, विंड को रोक लिया। तो यहाँ से आने वाली मानसून विंड्स को किसने रोक लिया, हिमालयज ने रोक लिया, और तिब्बतन प्लेटो तक ये विंड्स पहुंच ही नहीं पाई। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से क्या होता है, हमारा मानसून आता है। तो क्या हो गया, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम हो गया, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन हो गया, तिब्बतन प्लेटो वाला रीजन हो गया, है ना, फिर मेडागास्कर वाला, ये सोमालिया रीजन वाला, ये सारी चीज़ें मिलकर के क्या करती हैं, इंडिया के लो प्रेशर को और लो कर देती हैं और विंड्स को बहुत तेज़ी से, ज़्यादा से ज़्यादा विंड्स को पहुंचाती है इंडिया तक, ठीक है। अब हम समझते हैं कि इसका एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है, मतलब दिखता कैसा है। दिस इज इंडिया, ठीक है, ठीक है, दिस इज इंडिया। तो साउथ वेस्ट मानसून हम उसको जो बोलते हैं ना, साउथ वेस्ट मानसून दो ब्रांच में जाता है। एक ब्रांच तो ऐसे जाएगी, ठीक है, और एक ब्रांच जाएगी ऐसे, ठीक है। तो एक ब्रांच ने क्या किया, ये वेस्टर्न घाट से इसको हिट किया, ठीक है, थोड़ा ऊपर जाते जाते फिर फाइनली महाराष्ट्र और गुजरात से होते हुए ये नॉर्दर्न प्लेन्स में चली जाएगी। एक ब्रांच क्या करेगी, अरेबियन सी से मॉइस्चर उठाते हुए नॉर्थ ईस्ट में आएगी। तो बोलते हैं ना हम, चेरापूंजी, मनसनराम, ये सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं, वेट एरिया है ऑन द अर्थ। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे खूब बारिश होती है। फिर ये वाली जो स्ट्रीम है और ये वाली स्ट्रीम है ऑलमोस्ट पंजाब में जाकर के मिल जाएंगे, ठीक है। अब होता क्या है, फिर आता है रिट्रीट ऑफ मानसून। अभी तो चलो गर्मियाँ चल रही हैं, ठीक है, सर्दियों के टाइम पे क्या होगा, ये इंडिया है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ कंपैरेटिवली हायर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, यहाँ लोअर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। क्यों लोअर प्रेशर है भाई, पानी तो कंपैरेटिवली गर्म रहेगा ना, लैंड तो बहुत जल्दी ठंडा गर्म होता है, पानी कंपैरेटिवली गर्म रहेगा, तो विंड्स विल मूव इन दिस डायरेक्शन। इसको रिट्रीट ऑफ मानसून बोलते हैं। अब यहाँ हमें एक बहुत अनोखा फीचर देखने को मिलता है। याद रखना, जो हमने साउथ वेस्ट मानसून देखा ना, उसमें यहाँ पे जो तमिलनाडु वाला रीजन है वहाँ पे बारिश नहीं होती, ठीक है। बट जो विंटर में मानसून आता है, इसको नॉर्थ ईस्ट मानसून बोलते हैं, उसमें क्या होता है, दिस इज इंडिया, ठीक है। अब ये विंड जाएगी ना, ये विंड जा रही है, तो ये विंड ऐसे जा रही है, ठीक है। तो ये विंड क्या करेगी, यहाँ से मॉइस्चर उठाएगी और तमिलनाडु में बारिश कर देगी। समझ गए। तो ये विंड तमिलनाडु में बारिश करती है। तो दिस इज द बेसिक फिनोमेना, मतलब द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ हमारा मानसून, ठीक है। अब इसको रीड कर लेते हैं। तो मैकेनिज्म क्या है, डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग मैंने आपको बता दिया। लैंड जल्दी गर्म होता है ना, और जल्दी ठंडा होता है एज कम्पेयर टू सी। इसकी वजह से जो लैंड है उस पर हीटिंग आई जा रही है, तो लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर डेवलप ओवर द लैंड, ठीक है। फिर शिफ्टिंग ऑफ इंटरटॉपिकल कन्वर्जन जोन, ड्यूरिंग समर इंटरटॉपिकल कन्वर्जन जोन मूव नॉर्थवर्ड एक्टिंग एज जोन ऑफ कन्वर्ज फॉर मॉइस्ट विंड्स। तो सारी विंड्स कहाँ आएंगी, और इंटरटॉपिकल कन्वर्जन जोन में आएगी। तिब्बतन प्लेटो मैंने आपको बता दिया, हीट्स अप इंटेंसली ड्यूरिंग समर जनरेटिंग लो प्रेशर एडिंग मानसून विंड्स। फिर हाई प्रेशर एरिया इन इंडियन मानसून में क्यों हायर प्रेशर है, ऑब्वियसली कंपैरेटिवली हायर प्रेशर होगा, टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम है वहाँ पे, राइट। देन कम्स जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम मैंने आपको बताया था, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर द नॉर्थ इंडियन ड्यूरिंग समर एड मानसून प्रोग्रेशन, ठीक है। द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम इम्पैक्ट द रिट्रीटिंग मानसून। तो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम समर वाले मानसून को कर रही है इम्पैक्ट, वेस्टर्ली वाली रिट्रीटिंग मानसून को कर रही है। फिर देखो एल नीनो ला नीना, अच्छा इसमें दो मैकेनिज्म और याद रखना। देखो एल नीनो हमने, ला नीना हमने अच्छे समझा था। जब एल नीनो आता है ना, तो क्या होता है, यहाँ पे जो हायर प्रेशर है ना वीक हो जाता है। जो ऑस्ट्रेलिया है ना, उसका यहाँ पे भी जो लोअर प्रेशर है वो वीक हो जाएगा, ठीक है। तो इंडिया के अंदर का भी लोअर प्रेशर कंपैरेटिवली वीक हो जाता है। देखो पूरे अर्थ पे ना अलग अलग जगह पे हाई प्रेशर लो प्रेशर के अलग अलग एरियाज बने हुए हैं, और ये सब डायनेमिकली एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। अगर एक जगह कम होगा तो वो डेफिनेटली दूसरे को भी इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। तो जिस तरह से समर के टाइम पे सारे के सारे फैक्टर्स मिलकर के जो प्रेशर है डिफरेंस उसको और स्ट्रेंथन कर रहे थे, यहाँ पे एल नीनो क्या करेगा, उस प्रेशर डिफरेंस को, प्रेशर ग्रेडियंट को वीक कर देगा, और इंडिया में बारिश नहीं होगी। याद रखोगे ये चीज़, नहीं तो नहीं बोल सकते, बट बहुत ही कम होगी, ड्रॉट पड़ जाएगा इंडिया में। वहीं पे जो लालिना होता है, लालिना क्या करता है, लालिना बारिश को लेकर के आता है और बारिश करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। मैकेनिज्म वैसे हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, बट इसको पढ़ लिया। जेट स्ट्रीम इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो होती है नॉर्थवर्ड, वो अलाउ करती है वार्म मॉइस्ट विंड को टू फ्लो टुवर्ड्स दी सब कॉन्टिनेंट, बेसिकली विंड्स को और अट्रैक्ट करते हैं टुवर्ड्स इंडिया।
फिर इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन क्या करता है, नॉर्थवर्ड आता है, पुलिंग मॉइस्ट एयर फ्रॉम द इंडियन ओशन हमने देख लिया, तिब्बतन प्लेटो हमने देख लिया, ओशनिक फैक्टर्स क्या है, सी सरफेस टेम्परेचर एंड ओशन एटमॉस्फेरिक इंटरेक्शन इंक्लूडिंग फिनोमेना लाइक इंडियन ओशन डाइपोल, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन अफेक्ट इंडियाज मानसून। तो जिस तरह से एल नीनो होता है ना, उस तरह से इंडियन ओशन डाइपोल भी होता है। याद रखना इसके दो फेज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव फेज में इंडिया में खूब बारिश होगी, नेगेटिव में नहीं होगी। अब आप बोलोगे मैम ये तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है। देखो आज भी आप जाकर के किसी साइंटिस्ट से बात करोगे ना, तो वो बोलेगा कि आप उससे बोलोगे भाई मानसून बताओ, तो ही विल से कि यार मानसून अभी हो रहा है डेवलप, अभी सीख रहे हैं हम उसके बारे में। इवन टुडे वी गेट टू नो लॉट अबाउट दिस। इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में हमें 1999 में पता चला था। हुआ क्या था, एल नीनो आया था, उसके बाद भी इंडिया में खूब बारिश हुई थी। तो वी वर लाइक यार एल नीनो आया है तब भी इंडिया में बारिश हो रही है, कैसे हो सकता है। तब डिस्कवरी हुई थी इंडियन ओशन डाइपोल की, समझे। तो अब व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, बट एनसीईआरटी में जो दे रखा है हमें वो अच्छे से याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। इंटर टॉपिक कन्वर्जन जोन हमने अच्छे से पढ़ ही रखा है, ये डायग्राम भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। देखो गर्मियों में क्या हो रहा है, यहाँ पे आ गया पूरा हमारा विंड्स, तो जो विंड्स इस तरह डायरेक्शन में जा रही थी वो इस डायरेक्शन में जाने लग जाएंगी, क्यों, कोरियोलिस फोर्स की वजह से, राइट। विंटर में क्या हुआ, इंटर टॉपिक कन्वर्जन जोन नीचे आ गया, तो अब इंडिया से विंड जा रही है। अब बहुत ध्यान से देखो, ये विंड आई, ये विंड ने क्या किया, यहाँ से मॉइस्चर उठाया, तमिलनाडु में बारिश कर दी, समझ गए। फिर देखो अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले बारिश हुई, अभी भी हो रही है, बहुत ठंडा मौसम है, क्यों हो रहा है, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कुछ नहीं है, बेसिकली मेडिटेरियन सी से कुछ विंड्स आती हैं जो कैस्पियन सी से पानी उठाती है, मतलब मॉइस्चर उठाती है। मेडिटेरियन सी से भी मॉइस्चर उठाया, कैस्पियन सी से भी मॉइस्चर उठाया और इंडिया में बारिश कर देती है, समझ गए। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल वेदर सिस्टम ओरिजिनेट इन द मेडिटेरियन सी रीजन दैट ट्रैवल ईस्टवर्ड ब्रिंगिंग मॉइस्चर टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, समझ गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ से विंड जनरेट हुई, ये इंडिया में आई, इस विंड ने क्या किया, इस विंड ने मेडिटेरियन सी से, कैस्पियन सी से, यहाँ पे ब्लैक सी भी दे रखा है, यहाँ से मॉइस्चर उठाया, और जैसे ही ये इंडिया में आएंगे ये मॉइस्चर को रिलीज कर देंगी, और इसकी वजह से क्या होगा, बारिश होगा। बेसिकली काफ़ी सारे क्रॉप के लिए दिस इज अ ब्लेसिंग, ठीक है। नाउ सोर्स ऑफ मॉइस्चर क्या है, दे पिकअप मॉइस्चर फ्रॉम मेडिटेरियन सी, कैस्पियन सी एंड ब्लैक सी। इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर क्या है, वेस्टर्न एग्री डिस्टर्बेंसेज आर क्रूशियल फॉर राबी क्रॉप्स लाइक वीट बार्ले एज दे प्रोवाइड नेसेसरी विंटर रेनफॉल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। आगे चलते हैं। अब सीजन्स इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट, इसमें बस ये दे रखा है कि कोल्ड हॉट, और हमारे पास एडवांसिंग मानसून है जो रेनी सीजन है, फिर हमारा ऑटम आता है, राइट। तो इसमें मंथ्स भी आपको ऑलरेडी पता है, इसमें कुछ याद नहीं रखना है, तो हम आगे चलते हैं। देन कम्स वेजिटेशन, और वेजिटेशन को बहुत अच्छे समझेंगे, हमने क्लाइमेट समझ लिया ना, अब हमें वेजिटेशन एंड सॉइल बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। देखो नेचुरल वेजिटेशन में अगेन ना थोड़ा अपना इमेजिनेशन यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। हम देखेंगे जैसे हमने ऑब्वियसली यही से थोड़ा फोटोग्राफ्स डाउनलोड करने की कोशिश करी है, बट यू विल सी जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, इसका बेस्ट एग्जांपल है अमेजोन, राइट। तो ये ना बहुत डेंस फॉरेस्ट होता है, आप यहाँ चल नहीं सकते, यहाँ पे बुशेस मिलेंगी आपको, अलग अलग ट्रीज़, ये तो तब भी बहुत खाली है, बेसिकली इसमें बहुत ट्रीज़ होता है, राइट। डेसिडियस फॉरेस्ट कंपैरेटिवली देखो आप तो उतना एवरग्रीन में क्या होता है, पानी बहुत अवेलेबल होता है, तो घने जंगल होते हैं, 12 महीने पत्ते रहते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में ऐसा नहीं होता। तो ये सब चीज़ हम देखने वाले हैं, एक बार हम मैप देख लेते हैं, फिर हम इन फॉरेस्ट पर आएंगे, ठीक है। तो ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। ये ज्योग्राफी का एनसीईआरटी का मैप मैंने ऐड किया है सो दैट आपके लिए ईजी रहे। ये जो फॉरेस्ट दिख रहा है ना आपको, ये अब खुद सोचो यहाँ पे कैसा फॉरेस्ट रहेगा। दिस इज़ बेसिकली माउंटेनियस एरिया, माउंटेन का एरिया है, तो यहाँ पे माउंटेन फॉरेस्ट रहेगा। अब माउंटेन फॉरेस्ट के फीचर्स क्या है, डेफिनेटली बहुत हाइट पर है तो टेम्परेचर यहाँ पे काफ़ी कम होगा, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी होगी यहाँ पे, बट टेम्परेचर कम होने की वजह से यहाँ पे आपको पाइन्स देखने को मिलेंगे, ऐसे ट्रीज़ होते हैं ना क्रिसमस ट्री, ऐसे पाइन्स, वो देखने को मिलेंगे आपको, राइट। अगर अब हम और आते हैं और साइड में यहाँ देखते हैं, ये वाला जो एरिया है और ये एरिया है, यहाँ पे कौन सा फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ये तो चलो आपने बोला मैम समझ में आ गया कि यहाँ पे गुजरात और राजस्थान में तो ये ड्राई है, बट ये एरिया क्यों ड्राई है, इजी, मैंने क्या बताया था, यहाँ पे क्या है, वेस्टर्न घाट्स है, ये वेस्टर्न घाट का वो एरिया जहाँ पे बारिश आती है, शैडो जोन है, दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि यहाँ पे उतनी बारिश नहीं पड़ती। तो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट क्या होता है, ये डेसिडियस फॉरेस्ट के बाद आता है, दिस इज द डेसिडियस फॉरेस्ट जो मैक्सिमम इंडिया में है, जिसमें कंपैरेटिवली पत्ते कम होते हैं, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है उसके कंपेरिजन में पत्ते कम होते हैं, है ना। उससे भी कम कौन से एरिया में होगा, थॉर्न फॉरेस्ट में। थॉर्न फॉरेस्ट में क्या होता है, बुशेज होती है, ग्रासेस होती हैं, ग्रासेस भी नहीं, हम बोल सकते हैं कैक्टस होता है यहाँ पे, ठीक है। और ट्रीज़
क्यों कैक्टस होते हैं यहाँ पे, ट्रीज नहीं होते? देखो ट्रीज में होती है लीव्स करती है ट्रांसपिरेशन और ये मॉइस्चर लूज करता है, इसलिए हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें थॉर्न देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल ट्रीज, और बुशेस देखने को मिलेंगे क्योंकि मॉइस्चर है ही नहीं यहाँ पे, सनलाइट खूब है, मॉइस्चर है नहीं, राइट। फिर आता है ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। वाई इज दिस एवरग्रीन फॉरेस्ट? एवरग्रीन फॉरेस्ट इज कम ईजी। देखो जहाँ पे खूब बारिश होती है, खूब पानी अवेलेबल है, वहाँ पे पत्तों को झड़ने की ज़रूरत नहीं है। पत्ते क्यों झड़ते हैं? क्योंकि पत्ते ट्रांसपिरेशन करते हैं, पत्ते पानी को लूज करते हैं। तो क्यों ऐसा होता है कि उत्तर प्रदेश वाला जो एरिया है वहाँ पे जो ट्रीज़ हैं वो अपने पत्तों को छोड़ देते हैं पतझड़ के मौसम में? सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि अब आसपास मॉइस्चर बचा नहीं है एनवायरनमेंट में, तो जो पत्ते हैं वो रिटेन नहीं कर पाएंगे इतना मॉइस्चर लॉस, सस्टेन नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को। तो वो क्या करते हैं, अपने पत्तियों को लूज़ कर देते हैं, कम पानी पे जिंदा रहते हैं, और जैसे ही थोड़ा लगता है कि अब आ सकता है पानी, तुरंत इसमें छोटी छोटी लीव्स आने लग जाती है, फिर थोड़ी दिनों में मानसून ही आता है, राइट। तो दिस इज़ दी एवरग्रीन फॉरेस्ट। अच्छा यहाँ क्यों है वेस्टर्न घाट से टकराया, यहाँ क्यों है रिट्रीटिंग ऑफ मानसून बारिश लेकर के आया, यहाँ क्यों है जो सेकंड ब्रांच थी बे ऑफ बंगाल से जो होते हुए जा रही थी अबाउट दिस सेकंड ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, उसने क्या हिट किया यहाँ पे, उसने बेसिकली हिट किया नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट, तो यहाँ खूब बारिश होती है, इसलिए एवरग्रीन फॉरेस्ट है ना। फिर आता है हमारा लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। ये वो फॉरेस्ट होता है जहाँ पे खूब पानी होता है, तो आप देखो कि चिलिका लेक के आसपास, बे ऑफ बंगाल के आसपास यू विल सी दिस जो डेल्टा बनता है, सुंदरबन डेल्टा, उस एरिया में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ सारे न्यूट्रिएंट्स लीच आउट जाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक मोटा माटी चीज़ें दी है। इमेजिन करो कि देखो यहाँ पे यार गर्मी है, तो यहाँ पे फिर थोड़ा थॉर्नी से फॉरेस्ट होंगे, यहाँ पे पहाड़ है तो यहाँ पे से आपको माउंटेन फॉरेस्ट दिखेंगे। ये एरिया जो है डेसिडियस फॉरेस्ट, यहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल है। तो थोड़ा अपनी इमेजिनेटिव पावर को यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। अब इसको रीड करते हैं, पहले समझते हैं कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं नेचुरल वेजिटेशन को। क्लाइमेट सीधी सी बात है कि टेम्परेचर क्या है, प्रेसिपिटेशन क्या है। हमने देखा कि जो माउंटेन फॉरेस्ट है उसमें क्यों टूंड्रा वेजिटेशन देखने को मिली, क्योंकि वो कोल्ड एरिया एकदम। यहीं पर डेजर्ट में हमें क्यों देखने को मिला कि थॉर्नी फॉरेस्ट है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है ना। प्रेसिपिटेशन जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे ग्रीन एवरग्रीन फॉरेस्ट है। क्यों वेस्टर्न घाट के बगल वाला जो एरिया है, जो शैडो जोन है, वहाँ पे तो हमें थॉर्नी फॉरेस्ट दिखा, बट क्यों हमें उसका जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट दिखा? प्रेसिपिटेशन, ठीक है। देन सॉइल, ऑब्वियसली सॉइल फर्टाइल है तो खूब वेजिटेशन होगा, नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अभी देखना स्वैम्पी वाले एरिया में यू विल सी कि वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स लीच आउट जाते हैं, हम देखेंगे इस चीज़ को। टोपोग्राफी, ये हमने देख दिया। एल्टीट्यूड में मैंने आपको बताया था, अगर ये एक माउंटेन है तो आपको नीचे डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, थोड़ा ऊपर जाओगे तो आपको यहाँ पे टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, यहाँ जाओगे टूंड्रा फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। क्यों? विद हाइट टेम्परेचर रिड्यूस हो गया। देन अब वही बात है, अगर मान लो ये यहाँ पे बारिश आई, यहाँ से विंड ऊपर गई, यहाँ पे बारिश आई, तो यहाँ पे खूब फॉरेस्ट दिखेंगे, शैडो जोन में बिल्कुल पानी नहीं दिखेगा, वो बिल्कुल पानी नहीं है इसलिए वहाँ पे फॉरेस्ट नहीं दिखेंगे, राइट। आगे चलते हैं। अब देखो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या है, इसमें रेनफॉल होगी मोर देन 200 सेंटीमीटर एंड टेम्परेचर विल बी मोर देन 25 सेंटीमीटर, ठीक है। डेंस कैनोपी है एंड नो डिफिनेट ड्राई सीजन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, पत्ते झड़ते नहीं है, एवरग्रीन फॉरेस्ट रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, रोजवुड, एबनी एंड मेहगनी, ये इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में ना जितनी भी ये ट्रीज की स्पीशीज दे रखी है सब इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी हर साल क्वेश्चन पूछता है। यूपीएससी ने पूछा था कि हिमालयास पे कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर देयर इन हिमालयास, रोडोडेंड्रॉन नाम का दे रखा था, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यूपीएससी ने 2023 में पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एवरग्रीन, इस तरह से पूछा था, ठीक है। और उसमें नीचे फिर जो दे रखा था, जैसे उन्होंने टीक के बारे में दे रखा था, दे गेव अबाउट दिस, एक दो चीज़ें और दे रखी थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही। हाँ, तो जैक फ्रूट, यस जैक फ्रूट के बारे में दे रखा था। तो ये सब चीज़ें एनसीईआरटी में मेंशन है, तो मैंने ट्राई किया कि एनसीईआरटी के एटलीस्ट थोड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन कर लूँ, बट प्लीज़ रीड एनसीईआरटी, एटलीस्ट ये चैप्टर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। फिर आता है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस फॉरेस्ट में क्या है, टेम्परेचर से कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा है और रेनफॉल कम है। तो यहाँ पे क्या होता है, मतलब टेम्परेचर तो चलो ठीक है ज़्यादा है, इसका तो कोई वो नहीं है, बट रेनफॉल कंपैरेटिवली कम है, इसलिए यहाँ पे पत्तियाँ झड़ जाती हैं। तो डेसिडियस फॉरेस्ट है। ट्रीज शेड लीव्स ड्यूरिंग ड्राई सीजन, कहाँ पे, सेंट्रल इंडिया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ठीक है। टीक, साल, सैंडलवुड, समझ गए, इंपॉर्टेंट है। अब इसमें भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मॉइस्ट डेसिडियस एंड ड्राई डेसिडियस। तो डेसिडियस फॉरेस्ट में अगर पानी अवेलेबल है कंपैरेटिवली, 100 से 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल है, तो वी विल कॉल इट मॉइस्ट डेसिडियस। अगर 70 से 100 की तक की है तो वी विल कॉल इट बेसिकली ड्राई डेसिडियस, ठीक है। फिर आता है ट्रॉपिकल थॉर्न, ये इस तरह का दिखता है। यहाँ आपको पेड़ बहुत कम देखने को मिलेंगे, राजस्थान में थोड़े बहुत पेड़ दिखते हैं, वरना आपको डेजर्ट बुशेस देखने को मिलेंगे। क्यों? टेम्परेचर हाई है ना,
रेनफॉल लेस देन 50 सेंटीमीटर, ठीक है। जीरो फाइट्स मिलते हैं यहाँ पे। जीरो फाइट्स मतलब बेसिकली कैक्टस वगैरह मिलता है जो अपने अंदर मॉइस्चर को स्टोर करके रखता है इन अ वैक्सी स्टेम। स्टेम तो नहीं बोल सकते बट इसको जैसे सी दिस इज द कैक्टस, ठीक है, इस तरह से कैक्टस है ना, इस तरह से मतलब इसमें ग्रो हुआ है और इसमें कांटे हैं। तो ये जो फ्लैशी इसका बॉडी होती है ना, इसमें लोग पानी स्टोर करके रखते हैं। लीफ की जगह इनमें कांटे होते हैं क्योंकि कांटे क्या करते हैं, पानी को लूज नहीं करते, ठीक है। अडेप्टेशन थिक बार्क है, डीप रूट्स है, इसकी स्पाइनी लीव्स है। डीप रूट्स क्यों है कि अगर मान लो थोड़ा बहुत भी अंडरग्राउंड वाटर है तो उसको यूटिलाइज कर सके। फिर आता है माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट क्या है, ऑब्वियसली जहाँ पे माउंटेन है वहाँ पे मिलेंगे। वेजिटेशन चेंज विद एल्टीट्यूड। लोअर एल्टीट्यूड पर ट्रॉपिकल मिल गया, मिडिल पे आपको टेम्परेट मिल गया, हायर पे आपको एल्पाइन, पाइन एंड देवदार ये सब मिल गए, ठीक है। ओक, रोडोडेंड्रॉन्स ये सब मैंने ऐड किए बट प्लीज़ आके एनसीईआरटी रीड करना, ठीक है। अगर आपने नहीं, आपको एनसीईआरटी रीड नहीं हो पा रही तो हमने 5 आवर्स के अंदर अंदर पूरी इंडियन ज्योग्राफी खत्म करी है विद ऑफ एनसीईआरटी, और बिल्कुल डिटेल में एक एक पॉइंट को हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है ना। आगे चलते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होता है, देखो मैंग्रोव फॉरेस्ट हमें थोड़ा इस एरिया में मिलता है, यहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है, ठीक है। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होता है, ये एक ऐसे ट्रीज होते हैं जो ओशनिक वाटर से अडेप्टिव होते हैं, मतलब ये सॉल्ट वाटर में भी सस्टेन कर लेते हैं। अब इनके भी 2-3 मैकेनिज्म होते हैं अलग अलग। कुछ मैंग्रोव की स्पीशीज होती है जो क्या करती है, पानी में से केवल पानी को एब्जॉर्ब करती है, सॉल्ट को एब्जॉर्ब ही नहीं करती। कुछ क्या करती है, सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर लेती है बट जो प्लांट का लीफ होते हैं ना, लीफ से वो सॉल्ट को बाहर निकाल देती है। अलग अलग होता है, ठीक है। तो ग्रो इन द टाइडल जोन, सॉल्ट वाटर, स्वैम्पी रीजन, ठीक है। इसमें वाटर लॉगिंग का हमें दिक्कत होती है कि पानी बहुत है। तो आप देखोगे क्या ना कि यहाँ पे जो रूट्स है ना वो जमीन से ऊपर निकल रही है, देख रहे हो ये ऊपर, ये क्या है, ये जो ऊपर आ रहा है, व्हाट इज दिस, दे आर बेसिकली रूट्स ऑफ दिस सॉरी दिस इज द बेसिकली रूट्स ऑफ द ऑफ मैंग्रोव्स, ठीक है। आगे चलता है। तो रॉयल बेंगोल क्रोकोडाइल आपको देखने को मिलेगा। सुंदरबन, सुंदरबन में सुंदरी ट्री, नाम ही सुंदरी से निकला है, ठीक है। तो सुंदरबन में सुंदरी ट्री, महानदी का डेल्टा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है मैंग्रोव्स। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब आता है सॉइल्स पे। अब देखो अगेन यहाँ पे भी थोड़ा अपना इमेजिनेटिव पावर को यूटिलाइज करो, ठीक। सी आप देखो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे हमें मिल रही है एरिड सॉइल। डेफिनेटली पानी है ही नहीं यहाँ पे तो एरिड सॉइल होगी ना। अब एरिड सॉइल का क्या फीचर होगा भाई, एरिड सॉइल में डेफिनेटली ह्यूमस तो होगा ही नहीं। जब पेड़ पौधे नहीं है तो इस सॉइल में ह्यूमस कहाँ से आएगा, इस सॉइल में वाटर का कंटेंट नहीं होगा, राइट। अब हम आते हैं ये वाला जो देख रखो फॉरेस्ट सॉइल दे रखी है ना, यहाँ पे क्या है, फॉरेस्ट अच्छा खासा, तो ह्यूमस होगा यहाँ पे बढ़िया, राइट। मॉइस्चर होगा यहाँ पे, राइट। न्यूट्रिएंट्स होंगे यहाँ पे, ह्यूमस का अच्छा खासा होगा। ये वाला जो एरिया है यहाँ पे ये कौन सा, ये एलुवियल सॉइल है ना। एलुवियल सॉइल मैक्सिमम इंडिया में पाई जाती है, मतलब इंडिया में मैक्सिमम अमाउंट में एलुवियल सॉइल मिलती है। अब एलुवियल सॉइल क्यों है यहाँ पे, वाई एलुवियल सॉइल इज देयर, रिवर्स जब भी अपने साथ सल्ट लाती है तो एलुवियल फॉर्म में लेकर के आती है, बहुत न्यूट्रिशन होता है इसके अंदर कंपैरेटिवली, है ना। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। ये वाली सॉइल देखो, ये सॉइल, ये सॉइल, ये सॉइल, दिस इज लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल क्यों, हम देखेंगे लेटराइट सॉइल में लीचिंग होता है बिकॉज ऑफ एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट्स लीच आउट हो जाता है। तो यहाँ पे पानी है ना अच्छा खासा, यहाँ पे तो पानी है इसलिए लीच आउट हो जाता है यहाँ से, समझे। यहाँ हमें ब्लैक सॉइल मिलेगी। ब्लैक सॉइल क्यों मिलेगी इसको समझना बहुत ध्यान से। ये इंडियन ब्लॉक था, ये यूरेशियन प्लेट थी। ये इंडियन ब्लॉक जब यूरेशियन प्लेट में जा रहा था, एक पार्ट ऐसा आया था जब ये हॉटस्पॉट पर आ गया था, तो जब ये यहाँ पे था ना, इसके अंदर से लावा बाहर निकलता था। ये लावा यहाँ पे सॉलिडिफाई हो गया और लावा ने बनाई इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक क्या बनाएगी, ब्लैक सॉइल बनाएगी जो कॉटन उगाने में काम आती है। तो ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है। अब हम इसको रीड करते हैं सो दैट हमको चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। देखो एलुवियल सॉइल है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पोटैश में रिच है। तो आपको 2 चीज़ याद रखनी है, तो सॉइल की प्रॉपर्टीज, दूसरा किसमें वो रिच है किसमें वो नहीं है। मैंने अपनी तरफ से सब कुछ ऐड किया बट प्लीज रीड एनसीईआरटीज, ठीक है। नाउ रिच इन पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड, हाईली फर्टाइल एंड रिन्यूड एनुअली बाय रिवर, क्योंकि रिवर ऊपर से सल्ट लाती रहती है तो रिन्यूड होती रहती है, राइट। तो इसमें पोटैश खूब है। बट देखो एक बात रखना, मोटा माटी इंडिया में जितनी भी आपको सॉइल मिलेंगी ना उसमें नाइट्रोजन नहीं है, ये याद रखना। इसको कैसे याद रखें, सिंपल सा इजी सा कंसेप्ट है। आप इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा फर्टिलाइजर यूज़ करते हो, यूरिया। हर बात पे यूरिया यूरिया यूरिया, सारे फार्मर्स यूरिया यूज़ करते हैं, गवर्नमेंट यूरिया में इन्वेस्ट करती है, सब्सिडी मिलती है, नैनो यूरिया डेवलप कर रही है। तो यूरिया क्या है, यूरिया इज नथिंग नाइट्रोजन, है ना। तो नाइट्रोजन की कमी है तभी तो हम इतना यूरिया यूज़ कर रहे हैं। दैट मीन्स इंडिया में मोटा माटी नाइट्रोजन की बहुत कमी है, ठीक है। ब्लैक सॉइल, इसको रेगूर सॉइल बोलते हैं, रेगूर सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। इसको कॉटन उगाने में काम आता है, आइडियल फॉर कॉटन होता है, आइडियल फॉर ब्लैक सॉइल, ठीक है। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि इसमें क्रैक्स बन जाते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एक सॉइल के ना 3 पार्ट्स होते हैं।
एक सॉइल में थोड़ा सा होता है सैंड, थोड़ा सा होता है इसमें क्ले, और बाकी होता है ह्यूमस, ठीक है। तो सैंड और क्ले की प्रॉपर्टी समझना। सैंड के ना पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, आपको अपनी आंखों से दिख जाएंगे, इतने बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं। जो सूजी होती है ना उस कंसिस्टेंसी के होते हैं पार्टिकल्स, राइट। तो अगर आप इसमें पानी डालोगे तो यहाँ पे पानी ये स्टोर नहीं कर पाएगा, पानी नीचे गिर जाएगा, क्योंकि बीच में बहुत गैप है ना। इसमें एयर बहुत अच्छे से स्टोर कर जाएगी, वाटर नहीं कर पाएगा। जो क्ले होती है उसके पार्टिकल्स बहुत पास पास में होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मुल्तानी मिट्टी है ना। तो इसमें होता क्या है, पानी डालोगे तो पानी को ही होल्ड कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा पानी को, किसको, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। एयर को नहीं कर पाएगा, क्यों, स्पेस ही नहीं है ना। तो बेस्ट सॉइल कौन सी होती है, बेस्ट सॉइल वो होती है जिसमें सैंड एंड क्ले दोनों अच्छे मात्रा में हो, सेम मात्रा में हो। जैसे कि एल्यूवियल सॉइल, एल्यूवियल सॉइल में ऑलमोस्ट सिमिलर अमाउंट का सैंड है, सेम अमाउंट का क्ले है, तो वाटर को भी स्टोर करता है, एयर को भी स्टोर करता है, समझ गए। बट अगर हम देखें ब्लैक सॉइल, ठीक है, तो ब्लैक सॉइल वाटर रिटेंशन अच्छा खासा है उसका, थोड़ा क्ले ही है, मुल्तानी मिट्टी जैसा है। जैसे आप फेस पे मुल्तानी मिट्टी लगाओ, सूखने दो उसको, क्रैक्स पड़ जाते हैं, उसी तरह से इसमें भी क्या होता है, वाटर को स्टोर कर लेता है। जब वाटर इवेपोरेट होता है तो उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, ठीक है। डेक्कन प्लेटो में, महाराष्ट्र गुजरात में देखने को मिलेगा। फिर आता है रेड एंड येलो सॉइल। देखो रेड सॉइल का कलर कहाँ से आया, बिकॉज ऑफ आयरन, है ना। अब अगर इसमें आप थोड़ा पानी ऐड कर लोगे तो उसको येलो कलर आ जाएगा, राइट। ये उड़ीसा तमिलनाडु वगैरह में आपको देखने को मिलता है, इसकी फर्टिलिटी बहुत कम है। फिर आता है लेटराइट सॉइल। देखो लेटराइट वर्ड जो है ना उसका मतलब है ब्रिक्स, लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है ब्रिक्स। तो देखो इसको कैसे याद रखें, लेटराइट, लेटी हुई, तो ब्रिक्स तो आप ऐसे लेट लेट के लगाते हैं ना, ऐसे तो लगाते हैं ब्रिक्स, ऐसी तो लगती है ब्रिक्स, राइट। ऐसे तो लगती नहीं है कि ऐसे लग रही हो ब्रिक्स, राइट, लेट लेट के लगते, तो लेटराइट मतलब ब्रिक्स। तो ये सॉइल इतनी बेकार है, इट्स गुड फॉर नथिंग, इसमें बिल्कुल न्यूट्रिएंट नहीं है कि हम इसको एक्चुअली यूटिलाइज करते हैं फॉर मेकिंग ब्रिक्स। न्यूट्रिएंट डेफिसिट, हाईली एसिडिक एंड रिक्वायर फर्टिलाइजर फॉर प्रोडक्टिविटी। बट कभी कभी अगर आप इसमें न्यूट्रिएंट डाल दो तो टी कॉफ़ी के लिए काफ़ी काम आती है। तो लेटराइट याद रखना, ठीक है। लेटराइट, कॉफ़ी, टी एंड ब्रिक्स, इतनी बेकार हालत है इसकी कि ब्रिक्स के बनाने के लिए काम आती है, ठीक है। फिर एरिड हमने ऑलरेडी देख लिया, ठीक है। यहाँ पे मिलेट्स एंड बार्ले ग्रो हो सकता है अगर हम इरीगेशन प्रोवाइड करें। यूजुअली इसकी फर्टिलिटी कम रहती है, इसमें ह्यूमस नहीं दिखेगा आपको। क्यों नहीं दिखेगा ह्यूमस, भैया बहुत कम दिखेगा, प्लांट एनिमल है ही नहीं ना। ह्यूमस किससे बनता है, प्लांट और एनिमल से बनता है। माउंटेन सॉइल है, रिच इन ऑर्गेनिक मटेरियल, यहाँ पे ह्यूमस खूब मिलेगा आपको, क्यों, खूब यहाँ पे ट्रीज है। एग्जाम्पल एप्पल्स, ट्रीज, स्पाइसेस यहाँ पे ग्रो करता है। फिर पीटीएन मार्शी सॉइल, ये दलदली एरिया में मिलती है, ठीक है। इसमें क्या हाई ऑर्गेनिक मैटर है, और सुंदरबन केरला वाले एरिया में मिलेगी। ये याद रखना कि ये जो एरिया ना लेटराइट, इसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे आपको, क्यों, यहाँ पे भी खूब पानी, बट यहाँ पे न्यूट्रिएंट, यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर भी आपको कम मिलता है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलता, कम मिलता है। उसका रीज़न क्या है कि ना सब सारे न्यूट्रिएंट्स लीच आउट हो जाते हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इन एनसीईआरटी देव गिवन, कि यहाँ पे बायोलॉजिकल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर कि ह्यूमस सस्टेन ही नहीं कर पाता, बहुत इजीली पूरा का पूरा 100% डिकम्पोज हो जाता है। बट पीटीएन मार्शी में आपको ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा, जो ह्यूमस है वो अच्छे से मिलेगा, ठीक है। तो ये हमने अपना पूरा इंडियन ज्योग्राफी भी कवर कर लिया मेनली, ठीक है। आई वुड अगेन सजेस्ट यू, अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ पढ़ लो, खुद पढ़ लो। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है, हमने बहुत अच्छे से सारी की सारी एनसीईआरटीज़ को कवर किया है एक एक लाइन से, जो इंपॉर्टेंट है। और जो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज़ नहीं है उनके भी जितने भी इंपॉर्टेंट डेटा है वो सब हमने कवर करें, राइट। प्लस हमने रिवीजन करवाया, 3 रिवीजन हम करवा रहे हैं एक्टिव रिकॉल सेशन के साथ विद ऑल दी स्टूडेंट्स, मैं खुद करवा रही हूँ। तो इसमें क्या हो रहा है कि रिवीजन अच्छे से हो पा रहा है, राइट। एट द सेम टाइम अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हो 2026, तो यू कैन फोकस ऑन बाइंग दिस प्रीवियस क्वेश्चन प्लस एनसीआर वाला बैच, इसका कॉम्बो भी चल रहा है, इस पर ऑफर चल रहा है, तो यू कैन डेफिनेटली बाय दैट एंड प्लीज़ कीप ऑन रिवाइजिंग। नहीं भी लेना तो एटलीस्ट खुद से तो प्लीज़ एनसीईआरटी पढ़ ही लो, ठीक है। सो अगेन आई वुड से ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रिवाइज करिए एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।